Is this the Griffin house? Welcome to this work environment. अमीर घर की लड़की एक गेम खेल रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी गई है जिससे वह कभी मिली तक नहीं थी। माँ, अब तुम पूरी तरह निश्चिंत हो सकती हो। रुयुन, तुम्हारी बचपन में ही सगाई हो चुकी थी। रुयुन, क्या? कौन सी बचपन की सगाई? माँ, हाँ, एक अरेंज्ड मैरिज। तुम्हारी दादी नानी की पीढ़ी ने ये रिश्ता तय किया था। बड़ों ने तय किया था कि जब तक वह बालिग न हो जाए उसे इस बारे में नहीं बताया जाएगा। अब समय आ गया था कि उसे सब पता चले। रुयुन, माँ, आपका मतलब क्या है? क्या मुझे अभी शादी करनी पड़ेगी? रुयुन ने बिना एक पल सोचे इस बात को पूरी तरह से ठुकरा दिया। रुयुन, नो वे, मैं शादी नहीं कर रही। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ। अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुए हैं। मैंने अभी तक खुलकर मजे भी नहीं किए हैं। माँ, मैं ये सब सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। लिन चेन भी जिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है। अगले महीने वह जिन सिटी आ रहा है। मैं उसे घर जरूर बुलाऊंगी और तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना होगा। रुयुन ने शिकायत करते हुए कहा। रुयुन, माँ, क्या हम ये शादी कैंसिल नहीं कर सकते? अभी तो मैं उस उम्र में पहुंची हूँ जहाँ डेटिंग शुरू कर सकती हूँ और आप कह रही हैं कि मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है, तो मैं डेट करूँ या नहीं? क्या मैं हमेशा सिंगल रहूँ और अपने इस मंगेतर का इंतजार करती रहूँ? अगर मुझे कोई ऐसा लड़का मिल गया जो मुझे सच में पसंद आ गया तो? जो वेंजिंग ने गहरी सांस ली। माँ, लिंगचेन के पिता बहुत पहले गुजर गए थे। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसे अपने साथ नहीं रखा। वह अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ है। दादी लिन और दादा लॉन्ग अब बूढ़े हो चुके हैं। वे बस एक भरोसेमंद लड़की चाहते हैं ताकि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सको। इसीलिए उन्होंने इस सगाई के बारे में सोचा। उस समय उन्होंने तुम्हारे दादा दादी से वादा किया था, इसलिए उन्होंने यह बात औपचारिक रूप से उठाई। तुम्हारे दादा दादी को डर था कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाओगी, इसलिए उन्होंने मुझे पहले तुमसे बात करने को कहा। तुम दोनों के पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय है। कोई तुम्हें तुरंत शादी के लिए मजबूर नहीं कर रहा। दादी लिन और दादा लॉन्ग अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती तो वे कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। बस ये तुम्हारे दादा का दादा लॉन्ग से किया हुआ वादा था। इसे सीधे मना कर देना अच्छा नहीं लगेगा। रुयुन समझ गई कि वह सीधे इनकार नहीं कर सकती। उसने अपने सिर को हल्के से दबाया और पूछा, रुयुन, क्या आपके पास उसका कांटेक्ट है? मैं उसे ऐड करना चाहती हूँ। माँ, हाँ, अभी भेजती हूँ। रुयुन, ठीक है माँ, मैं समझ गई। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ, ठीक है, लेकिन उस लड़के के साथ ज्यादा जिद मत करना। उसके साथ अच्छे और शिष्ट तरीके से पेश आना। जैसे ही रुयुन अपने कमरे में पहुंची, उसके फोन पर एक कॉल आ गई। कॉल उठाते ही उसकी अच्छी दोस्त जिन आंसी की आवाज आई। जिन आंसी, रुयुन, ट्रिप पर चलना है। रुयुन, कहाँ? जिन आंसी, समुद्र के किनारे वाला यू सिटी। ये झाओयू भी आ रही है। बस हम तीनों। मेरी बड़ी बहन से बात करके फ्लाइट रूट का इंतजाम करवा लूंगी। कॉल खत्म करने के बाद रुयुन ने अपना फोन खोला और उस कॉन्टैक्ट को ऐड कर दिया। उधर मैं गेस्ट हाउस के फ्रंट डेस्क पर बैठा था और बिना किसी मकसद के फोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक वेब चैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसका नाम मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेज दिया। तभी मेरी दोस्त सॉन्ग न्यान हाथ में ट्रे लेकर मेरे पास आई। ट्रे में 2 गिलास जूस थे। मेरे चेहरे पर हल्की सी शिकन देखकर उसने पूछा, सॉन्ग न्यान, क्या हुआ? मैंने फोन उसकी तरफ घुमा दिया। किसी ने मुझे ऐड किया है। नाम है लू रुयुन। सॉन्ग न्यान, तुम उसे जानते हो? मैं नाम तो कभी नहीं सुना। सॉन्ग न्यान, कहीं कोई सीक्रेट एडमायरर तो नहीं? मैं शायद नहीं। सॉन्ग न्यान, तो फिर एक्सेप्ट मत करो, शायद किसी ने गलत नंबर ऐड कर लिया होगा। मैंने जूस उठाया, एक घूंट लिया और कहा, मैं तुम वापस चली जाओ, यहाँ मैं देख लूंगा। लेकिन सॉन्ग न्यान गई नहीं, वह वहीं बैठ गई। सॉन्ग न्यान, यंग मास्टर आजकल मुझे इग्नोर कर रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जरा मेरी मदद करके एनालाइज करो। मैं हंस पड़ा। मैं तो मुझे इसके बदले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सॉन्ग न्यान, तुम कितने निर्दयी हो। क्या मैंने तुम्हारे लिए तरबूज का जूस नहीं बनाया? क्या मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स नहीं खरीद कर लाई? मैं हल्का सा हंसा और उसे सीधी सादी सलाह दी। मैं ये बहुत सिंपल है। वो जेलस है। सॉन्ग न्यान, क्या जेलस? मैं तुमने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। पिछली बार तुम किसी लड़के के साथ गेम खेल रही थी। उसने सुना कि वो लड़का तुम्हें बेबी कहकर बुला रहा था और तुम उसके साथ गेम खेलते हुए बहुत खुश लग रही थी। सॉन्ग न्यान तुरंत चौंक कर दी। सॉन्ग न्यान, वो जेलस था। तुम्हें कैसे पता? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई छोटी बेवकूफ बच्ची हो। मैंने सब देखा था। तुम किसी दूसरे लड़के के साथ गेम खेलने में इतनी व्यस्त थी कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। सॉन्ग न्यान का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह रोना चाहती हो लेकिन आंसू ही न हो। सॉन्ग न्यान, लेकिन वो तो बस गेम का एक रैंडम टीममेट था। मैं तो जल्दी जाओ और उसे मना लो। सॉन्ग न्यान, सलाह के लिए धन्यवाद ब्रदर चेन। जब हमारी शादी होगी तब तुम्हें सबसे आगे वाली टेबल पर बैठाया जाएगा। उधर लू रुयुन ने मेरे भेजे हुए को देखा, लेकिन उसने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगा कि मुझे अभी तक उस अरेंज्ड मैरिज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अपनी बड़ी बहन को मैसेज भेजने के बाद लू रुयुन सो गई। अगली सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे एक मैसेज मिला और वह तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। मैसेज, मैं आज सुबह लगभग 9 बजे यूसिटी बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। साथ चलना है? रुयुन, हाँ। उसने जल्दी से अपनी दोनों दोस्तों को मैसेज किया, 9 बजे से पहले एयरपोर्ट पर मिलो। एयरपोर्ट पर मिलने के बाद जिन आंसी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। जिन आंसी, तुम्हारी बहन बिजनेस की बात करने जा रही है। अगर हम उसके साथ प्लेन में गए तो क्या हम उसे परेशान नहीं करेंगे? लू रुयुन ने आराम से अपने बाल पीछे किए। रुयुन, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ एक ही केबिन में नहीं होगी। जैसे ही वे प्लेन में चढ़ी, रुयुन को उसकी माँ का एक मैसेज मिला। माँ का मैसेज, यह वही गेस्ट हाउस है
फ्लैट बंद करने के बाद उसने गेस्ट हाउस के बारे में सर्च किया। उसकी कीमतें काफी सस्ती थीं, लेकिन ऑनलाइन रिव्यूज बहुत अच्छे थे। ज्यादातर लोगों ने उसकी सफाई, शानदार सर्विस और स्वादिष्ट खाने की तारीफ की थी। एक रिव्यू में तो यहाँ तक लिखा था, गेस्ट हाउस का मालिक जवान, हैंडसम और बहुत अच्छा इंसान है। यह पढ़कर रुयुन के लाल होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय चिन आंसी अपना सिर उसके पास लाकर बोली, चिन आंसी, रुयुन, तुम्हारी बहन ने कहा है कि हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं। रुयुन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, रुयुन, नहीं, हम मेरे घर पर नहीं रुकेंगे, हम एक गेस्ट हाउस में रुकेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है, मैं अभी कमरे बुक कर देती हूँ। चिन आंसी अपनी सीट पर पीछे झुक गई। चिन आंसी, ठीक है, सब तुम्हारे भरोसे, मैं पहले सो जाती हूँ। लो रुयुन ने बुकिंग पेज खोला, फुली बुक। रुयुन, इतना बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसने होम पेज पर दिया हुआ नंबर कॉपी किया और कॉल लगा दी। फोन पर आवाज आई, हेलो, निंगक्षिया कैबिन। रुयुन, हेलो, क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? सामने से जवाब आया, अभी तो कोई कमरा खाली नहीं है, लेकिन आज दोपहर 1 बजे से पहले 2 कमरे खाली हो जाएंगे। आपको कितने कमरे चाहिए और आप किस समय चेक इन करेंगी? रुयुन, मैं दोनों कमरे ले लूंगी। हम 1 बजे चेक इन करेंगे, एक कमरा मैं लूंगी और बाकी 2 लोग दूसरा कमरा शेयर कर लेंगे। सामने से जवाब आया, परफेक्ट, क्या मैं आपका सरनेम जान सकता हूँ? हम आपके लिए रिजर्वेशन कर देंगे। जब आप आएंगी तो बस अपना आईडी लेकर फ्रंट डेस्क पर चेक इन कर लीजिएगा। रुयुन, मेरा सरनेम लो है। सामने से जवाब आया, ठीक है मिस लो, मैंने आपके लिए दोनों कमरे रिजर्व कर दिए हैं। बस एक रिमाइंडर, अगर आप दोपहर 1 बजे तक चेक इन नहीं करती तो कमरे दूसरे मेहमानों को दे दिए जाएंगे। अगर कोई समस्या हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकती हैं। रुयुन, ठीक है, धन्यवाद। लो रुयुन को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसके होठों पर पूरे समय एक हल्की मुस्कान बनी हुई थी। हम 2 कमरों को कैसे बांटेंगे? अब तो कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं बचा। रुयुन, अभी के लिए तुम दोनों एक कमरा शेयर कर लो। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद लो रुयुन ने लड़कियों के लिए अलग कार का इंतजाम किया। सामान ट्रंक में रखने के बाद उसने अपने सनग्लासेस पहने और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। रुयुन, आज पहले गेस्ट हाउस में आराम करेंगे और रात को लोकल नाइट मार्केट घूमने चलेंगे। तुम दोनों ने कल का आइटिनरी सोच लिया? दोनों, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। करीब 12:40 बजे तीनों गेस्ट हाउस के सामने पहुंची। चिन आंसी, वाह, ये गेस्ट हाउस तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एक आदमी उनके पास आया। वह, हेलो, क्या आप चेक इन करने आई हैं? रुयुन, जी, क्या आप यहाँ के बॉस हैं? वह, नहीं नहीं, बॉस खाना खाने गए हैं, लेकिन मैं आपका चेक इन कर सकता हूँ। रुयुन, आप मिस लो को जानते हैं? वह, जी, आप ही मिस लो है ना? रुयुन ने अपना आईडी कार्ड उसे दे दिया। रुयुन, मैंने 2 कमरे रिजर्व किए थे, क्या वे अभी अवेलेबल हैं? वह, हाँ, बिल्कुल, अभी 2 कमरे खाली हुए हैं। सफाई करने वाली आंटी उन्हें तैयार कर रही हैं। आप कमरे कैसे बांटेंगी? रुयुन, मैं एक कमरा लूंगी और ये दोनों दूसरा कमरा शेयर करेंगी। अगर बाद में कोई और कमरा खाली हो जाए तो हमें बता दीजिएगा। वह, ठीक है, कल सुबह एक कमरा खाली हो जाएगा। आप नाश्ते के बाद उसकी बुकिंग कर सकती हैं। आप कितने दिन रुकेंगी? रुयुन, अभी के लिए 7 दिन बुक कर दीजिए। वह, ठीक है मिस लो, ये आपके दोनों रूम कार्ड्स हैं। कमरों के नंबर पीछे लिखे हुए हैं। रूम रेट में ब्रेकफास्ट भी शामिल है और चाहे तो नाश्ता सीधे आपके कमरे में भी भेजा जा सकता है। अगर कोई सवाल हो तो फ्रंट डेस्क पर कॉल कर दीजिएगा। यहाँ 24 घंटे कोई न कोई मौजूद रहता है। रुयुन, ठीक है, धन्यवाद। फिर तीनों लड़कियाँ अपने अपने कमरों की ओर चली गयी। कमरे का दरवाजा खोलते ही बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देने लगा। लो रुयुन बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ से पूरे छोटे शहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही वह गेस्ट हाउस का पिछला आंगन भी देख सकती थी। आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो बेहद हरा भरा और जीवन से भरा हुआ लग रहा था। तभी नीचे से एक आवाज आई, दादाजी, अब और फैटी मीट मत खाइए, ज्यादा सब्जियां खाइए। ठीक है, मैं अजय की बात मानता हूँ। लो रुयुन के कदम अचानक रुक गए। पेड़ की पत्तियों के बीच से उसने नीचे देखा। वहाँ 3 लोग बैठे थे, 2 बुजुर्ग और एक जवान लड़का। हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी लंबी और सीधी काया साफ नजर आ रही थी। रुयुन ने मन ही मन सोचा, मैं बाद में कुछ गिफ्ट्स खरीदूंगी और फिर उन दोनों बुजुर्गों से मिलने जाऊंगी। अचानक खाली हाथ पहुंचना थोड़ा बदतमीजी लगेगा। खाना खाने के बाद मैं वापस फ्रंट डेस्क पर आया। सोंग न्यान ब्रदर चेन, वो मिस लो रुयन और उनकी दोस्तें चेक इन कर चुकी हैं। मैं, क्या तुमने वेलकम फ्रूट उनके कमरे में भिजवा दिए? सोंग न्यान ने अचानक अपना माथा पकड़ लिया। सोंग न्यान को मैं तो भूल ही गई। मैंने सिर हिलाते हुए हल्की हंसी। मैं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में खुद ऊपर दे आता हूँ। इतना कहकर मैं डाइनिंग एरिया की तरफ चल पड़ा। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं वापस मुड़ा। मैं कौन सही, कितने लोग चेक इन हुए हैं? सोंग न्यान 301 में 2 लोग हैं और 302 में 1। तीनों लड़कियां हैं और मैं तुम्हें बता दूं, वे तीनों बहुत खूबसूरत हैं। खासकर जिसने कमरे बुक किए हैं, वो तो बेहद खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मैं, अच्छा, अगर तुम भी उसकी इतनी तारीफ कर रही हो तो वो आखिर कितनी सुंदर होगी। मैं किचन में गया और एक फ्रूट प्लाटर तैयार किया। फिर सीधे तीसरी मंजिल की ओर चला गया। जैसे ही चिन आंसी ने दरवाजा खोला। चिन आंसी, हेलो, आप कौन हैं? मैं, माफ कीजिए, परेशान कर रहा हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ। आपके लिए वेलकम फ्रूट लाया हूँ, उम्मीद है कि आपका यहाँ रहना अच्छा रहेगा। मैंने ट्रे से प्लेट उठाकर उसकी ओर बढ़ा दी। चिन आंसी, थैंक यू। फिर उसने दरवाजा बंद किया और भागकर हे झाओयू के पास गई। चिन आंसी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस गेस्ट हाउस का बॉस एक जवान और बेहद हैंडसम लड़का है। हे झाओयू, मुझे बाद में बताना, पहले मुझे सोने दो। मैंने रूम 302 का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने नीचे देखा और एक बेहद खूबसूरत चेहरा मेरी नजरों के सामने था। मैं, हेलो, माफ कीजिए, परेशान कर रहा हूँ, मैं यहाँ का
आपके लिए वेलकम फ्रूट लेकर आया हूँ। उधर दरवाजा खोलते ही लू रुयुन वहीं की वहीं जम गई। उसने मन ही मन सोचा, माँ ने मुझे ये तो नहीं बताया था कि वो इतना हैंडसम है, इतना ज्यादा हैंडसम। रुयुन थैंक यू, मैं आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपका यहाँ रहना अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फ्रंट डेस्क पर कॉल कर दीजिएगा। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। लू रुयुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजरें मेरी पीठ पर टिकी रही जब तक कि मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। तभी उसने दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई और कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। रुयुन माँ, हम गेस्ट हाउस पहुँच गए हैं। मैं आज रात अचेन के दादा दादी से मिलने जाने की सोच रही हूँ। उनके लिए क्या खरीदना चाहिए? माँ, तुम्हारी बहन भी तो वहाँ बिजनेस ट्रिप पर गई है, उसे सब अरेंज करने दो। वैसे क्या तुम अचेन से मिल चुकी हो? लू रुयुन की नजर मेज पर रखी फ्रूट प्लेट पर गई और उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। रुयुन हाँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। माँ, तो लड़का कैसा है? बहुत हैंडसम है ना? रुयुन हाँ, वो अच्छा है। माँ, अच्छा है, ठीक से बात करना, जिद मत करना। अगर तुम दोनों सच में इस अरेंज्ड मैरिज को नहीं चाहते तो हम बड़े लोग तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है? रुयुन ठीक है। उधर मैं अभी कोने तक ही पहुंचा था और दीवार से टिक गया। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बस एक खूबसूरत लड़की है, फिर मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? जैसे ही मैं फ्रंट डेस्क पर वापस आया, मैंने देखा कि चेन सा और सॉन्ग न्यान साथ बैठे हुए फिल्म देख रहे थे। हम तीनों की बर्थडेज लगभग एक ही समय पर आती थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले हम तीनों ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था और एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन ये दोनों फिर से साथ घूमने निकल पड़े। चेन सा, अचेन, मैं और न्यान अभी बात कर रहे थे कि आज रात हम तीनों क्या खाने वाले हैं। मैं पास करता हूँ, मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। और वैसे भी दादाजी ने कहा है कि आज रात हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, मुझे घर पर रहना होगा। चेन सा, तुम्हारे घर मेहमान? तो फिर हमें तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं क्या मतलब? तुम लोगों को हर जगह मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग न्यान ने टैबलेट बंद किया और चेन सा की तरफ देखा। सॉन्ग न्यान, हम चलते हैं, अगर कुछ चाहिए हो तो हमें कॉल कर देना। मैं ठीक है, यहाँ सब शांत है, तुम लोग मजे करो। मैं फ्रंट डेस्क पर बैठ गया। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने कंप्यूटर पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम खोला और रूम 302 में रुकी गेस्ट की जानकारी देखने लगा। जैसे ही मैंने नाम देखा, मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। लो रुयुन, ये तो बिल्कुल वही नाम है जिसने कल रात मुझे वेबसाइट पर ऐड किया था। फिर भी मुझे लगा कि इस बारे में पूछकर साफ कर लेना बेहतर होगा। उसी समय फोन बस उठा। बॉस, हमारे कमरे में टिश्यूज और ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो गए हैं, क्या आप थोड़ा ऊपर लेकर आ सकते हैं? मैंने फ्रंट डेस्क से टिश्यूज और पानी उठाया और रूम 303 की तरफ चला गया। सामान देने के बाद जैसे ही मैं वापस नीचे जाने वाला था, तभी रूम 302 का दरवाजा खुल गया। मैं, क्या आप वही मिस लो हैं जिन्होंने मुझे वेबसाइट पर ऐड किया था? रुयुन, आपको कैसे पता कि मेरा सरनेम लो है? क्या आपको मुझसे कोई काम था? उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। रुयुन, चलते चलते बात करते हैं। कुछ देर बाद, रुयुन, आप आंटी छो की बेटी हैं और मेरे अरेंज्ड फियांसे भी। यह सुनकर मैं उतना ही शॉक हुआ जितनी खुद रुयुन थी। मैं, काफी शॉकिंग है ना? मैं भी हैरान हूँ। मैंने अपने होंठ खींच लिए। मैं, ये सच में बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मेरे दादा दादी कर सकते हैं। रुयुन, मुझे पता है कि आप भी अपने परिवार की इस अरेंजमेंट को यूं ही स्वीकार नहीं करना चाहते होंगे। आप अपने परिवार को संभालिए और मैं अपने दादा दादी को संभाल लूंगी। हम दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे। उसकी नजरें धीरे से मुझ पर टिक गईं। मैंने अपनी माँ के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं था। हमारे दादा दादी अब बूढ़े हो चुके हैं, तुम जानती हो ना। अगर हम विद्रोह करेंगे तो वे और जिद्दी हो जाएंगे और आसानी से परेशान भी हो सकते हैं। उनकी सेहत अब इतना तनाव नहीं झेल सकती। हमारे दोनों परिवारों के दादा दादी लगभग 70 साल के हो चुके हैं। ये वो उम्र है जब उन्हें आराम से अपना बुढ़ापा बिताना चाहिए। तुम भी मेरी तरह ही होना, तुम भी अपने दादा दादी को दुखी नहीं करना चाहती। मेरे दादाजी को हाई ब्लड प्रेशर है और मेरी दादी की कमर में काफी दर्द रहता है। रिटायर होने के बाद से वे सिर्फ मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरे लिए कुछ पैसे और संपत्ति छोड़ सके। उन्होंने मेरे लिए बहुत चिंता की है। रुयुन, तो फिर हम क्या करें? क्या हम कुछ भी न करें और ग्रेजुएशन के बाद सीधे शादी कर लें? मैं, अभी शादी करना तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। ये सब बहुत अजीब है। आज हमारी पहली मुलाकात है और हम बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि भविष्य में शादी करनी है या नहीं। अगले कुछ सालों में हम एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे। सच कहूँ तो हमारे साथ ऐसा करना मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी पूरी तरह इरेस्पॉन्सिबल है। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं, हालांकि हमारे दादा दादी हमारे साथ सख्त रहते हैं, लेकिन वो सब हमारे भले के लिए ही करते हैं। मुझे लगता है कि हम पहले डेटिंग कर सकते हैं और बाद में शादी के बारे में सोच सकते हैं। रुयुन, पहले डेटिंग फिर शादी? मैंने तो हमेशा यही सुना है, पहले शादी फिर प्यार। मैं, फिलहाल हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह डेटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर बाद में हमें लगे कि हमारे स्वभाव पसंद नापसंद बिल्कुल नहीं मिलते और हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते, तो फिर हम बड़ों को सच बता देंगे। मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात अभी इसलिए बताई है ताकि हमें सोचने और खुद को एडजस्ट करने का समय मिल सके, वरना वो ग्रेजुएशन तक इंतजार करते और फिर सीधे हमारी शादी की बात करते। मेरी बात सुनकर रुयुन ने सिर हिलाया। रुयुन, तुम सही कह रहे हो। ऐसी चीजों का विरोध धीरे धीरे करना पड़ता है। हमें उन्हें ये दिखाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही मैच नहीं है। मेरी बात सुनकर पता नहीं क्यों रुयुन को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। मैं, वैसे भी ग्रेजुएशन तक अभी 4 साल बाकी है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो पूरे 7 साल हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और लगातार ये दिखाना होगा कि हम एक दूसरे से बेहद डिसैटिस्फाइड हैं। और जब समय आएगा, रुयुन, रुको रुको रुको,
पहले आज हमारी पहली मुलाकात है। मैं तुमसे बिल्कुल डिसैटिस्फाइड नहीं और तुम भी मुझसे डिसैटिस्फाइड नहीं हो। भले ही हमें नहीं पता कि भविष्य में हम एक दूसरे से खुश रहेंगे या नहीं, लेकिन हम इस रिलेशनशिप की शुरुआत ऐसी एटीट्यूड के साथ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली रिलेशनशिप इतनी दुखद हो। रुयून, चलो इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं। अगर बाद में हमें सच में लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन हमारा गोल तो बड़ों को ये दिखाना था कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ताकि ये अरेंज्ड मैरिज कैंसिल हो जाए। रुयून, नहीं, ये मेरी पहली डेटिंग है, मुझे इसे सीरियसली लेना ही होगा। अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बाद भी हमें लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, तब सगाई तोड़ने में देर नहीं होगी। रुयून, अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बाद भी हमें लगे कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, तब बड़ों से सगाई तोड़ने की बात करेंगे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अगर हम सच में डेटिंग शुरू करते हैं तो इसे सीरियसली कब से लेना शुरू करेंगे? रुयून, अभी से। वैसे भी यह लड़की खूबसूरत थी और बहुत अच्छे संस्कार वाली भी लग रही थी। जैसा उसने कहा, पहले डेटिंग फिर शादी। अगर बात नहीं बनी तो बाद में अलग भी हो सकते हैं। इस तरह हम बड़ों को भी एक जवाब दे पाएंगे। वैसे तुम भी इस साल कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बन रही हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रही हो? अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुई तो फिर सब बेकार हो जाएगा। रुयून, मैं भी तुम्हारी तरह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, जिन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। वैसे अब जब हम ऑफिशियली साथ हैं तो क्या कोई छोटा सा सेरेमनी नहीं होना चाहिए, जैसे फूलों का बुके और कैंडल लाइट डिनर? मैं इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। चलो अभी इसी वक्त इसे ऑफिशियल कर देते हैं। उसी समय एक फूल बेचने वाली लड़की पास आई। लड़की, सर फूल खरीदेंगे? अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं। मैं तुम्हारी टोकरी के सारे फूल मुझे बेच दोगी? लड़की, जरूर, कुल 100 युआन होंगे, लेकिन बार्गेनिंग नहीं चलेगी। मैं मुस्कुराया और उसे 100 युआन दे दिए। यह लड़की अक्सर यही फूल बेचती थी। पास में जो रोज एस्टेट था वह उसी के परिवार का था। वह किसी पैसे की कमी वाली छोटी राजकुमारी नहीं थी। फूल बेचना तो बस उसके माता पिता का तरीका था, ताकि वह जिंदगी को समझ सके और मेहनत की कीमत जान सके। रुयून, जब तुम्हें ये सब पता था तो तुमने फूल क्यों खरीदे? मैं सब कहते हैं कि किसी रिलेशनशिप की शुरुआत कॉन्फेशन और फूलों के बुके से होनी चाहिए। अगर मैं अभी तुम्हें कॉन्फेशन दूं तो वो थोड़ा फेक और ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन फूल तो होने ही चाहिए। भले ही ये किसी फ्लावर शॉप की तरह खूबसूरती से रैप्ड नहीं है, लेकिन फूल खुद बहुत सुंदर है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रुयून, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो अब हम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। सिर्फ रुयून ही जानती थी कि इस वक्त उसका दिल कितनी तेज धड़क रहा था। हम बस कुछ देर साथ बैठे और अचानक हमारा रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया। सब कुछ किसी जादू की तरह लग रहा था। मुझे फ्रंट डेस्क पर वापस जाना चाहिए, अगर किसी गेस्ट को मेरी जरूरत पड़ी तो। रुयून, ठीक है, चलो। वह खड़ी हो गई और हम दोनों एक के पीछे एक चलते हुए वापस गेस्ट हाउस की तरफ लौट गए। फ्रंट डेस्क पर पहुंचने के बाद रुयून ने मुझे याद दिलाया। रुयून, अचेन, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना मत भूलना, ओके? उधर लॉन्ग परिवार के गर्म और आरामदायक लिविंग रूम में दोनों दो बहनों का स्वागत किया गया। वे जो गिफ्ट्स लेकर आई थी उन्हें मेज पर रख दिया गया। दादी लॉन्ग ने उनके सामने कटे हुए फल रख दिए। दोनों बहनें, धन्यवाद दादी। रुयून, दादी, यहाँ का तरबूज हमारे घर वाले तरबूज से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है और ये अंगूर भी बिल्कुल खट्टे नहीं है। दूसरी बहन, हमारे घर के अंगूर तो इतने खट्टे होते हैं कि दांतों में दर्द होने लगता है। दादी लॉन्ग मुस्कुराई। दादी, तुम्हें पसंद आए? दादी लॉन्ग, अगर तुम्हें पसंद है तो जब तुम जिन सिटी वापस जाओगी दादी तुम्हारे लिए कुछ पैक करके दे देगी। रुयून, सच में? धन्यवाद दादी। दादी हंस पड़ी। दादी, हाँ हाँ जरूर। उधर मैं घर लौटते ही सीधे किचन में चला गया। मैंने एक एक करके सब्जियां और बाकी व्यंजन बनाना शुरू किया। ज्यादा समय नहीं लगा और कई गर्मागर्म डिशेस तैयार हो गई। दादाजी आखिरी डिश को टेबल पर रखते हुए बोले, दादाजी खाना तैयार है। लिविंग रूम में बैठे तीनों लोग डाइनिंग टेबल की ओर आ गए। दादाजी, अजैन को बचपन से ही मेरे साथ रेसिपीज सीखने का शौक रहा है। आओ इसका खाना चखकर देखो कि कैसा बना है। दादी, ये बच्चा अक्सर खाना नहीं बनाता, बस कभी कभी जब इसका मन अच्छा होता है तभी किचन में जाता है। पता नहीं कहीं इसका हाथ जंग तो नहीं खा गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं अगर खाना ज्यादा नमकीन या फीका लगे तो बुरा मत मानिएगा। रुयून ने मेरी तरफ देखा। रुयून, इनमें से कौन सी डिशेस तुमने बनाई हैं? मैं, क्यों? क्या तुम उन्हें अवॉइड करना चाहती हो? रुयून शरारती मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी। फिर उसने बहुत स्वाभाविक तरीके से सबसे पहले वही डिश खाई जो मैंने बनाई थी। दादाजी और दादी ने हम दोनों को देखा और थोड़ा हैरान हो गई। दादी, धीरे से, ये दोनों तो पहले से ही काफी फेमिलियर लग रहे हैं। डिनर के बाद लू बहनें लिविंग रूम में बैठकर मेरे दादा दादी से बातें करने लगी। मैं वॉशरूम से वापस आया तो देखा कि सिर्फ एक सीट खाली थी और वो सीट लू रुयून के बगल वाली थी। मैं चुपचाप जाकर वहीं बैठ गया। तभी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, वैसे हमारे अचेन और रुयून की तो पहले से ही सगाई है। तुम्हें पहले से पता था? तुम्हारा रिएक्शन इतना शांत क्यों है? ये तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा। मैं, हाँ मुझे पता है। रुयून ने मुझे सब बता दिया। दादाजी ने हमें शक भरी नजरों से देखा। दादाजी, तुम दोनों कहीं चुपके से कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। दादी हैरान रह गई। दादी, पता नहीं इस लड़की ने हमारे पोते से क्या कहा कि उसने इतनी शांति से ये रिश्ता मान लिया। रुयून, हमने पहले डेटिंग करने का फैसला किया है। हम एक दूसरे को समझेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। दादी, ये भी अच्छा है। दादाजी, अचेन, सितंबर में तुम जिंक सिटी पढ़ने जा रहे हो। हालांकि मैंने रुयून को बड़ा होते हुए नहीं
नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम दोनों के बीच कभी झगड़ा हो और गलती तुम्हारी हो तो तुम्हें अपना ईगो छोड़ना सीखना होगा, और जब उसे मनाने की जरूरत पड़े तो तुम्हें उसे मनाना भी होगा। दादाजी की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दिल में एक गर्माहट भी महसूस हुई। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही रुयुन, दादाजी दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं अजय के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रही हूँ। मैं जिन चीजों का फैसला करती हूँ उन्हें कभी आधे मन से नहीं करती। उस पल ऐसा लगा जैसे यह लड़की अचानक बहुत बड़ी हो गई हो। रुयुन, दादाजी दादी हमारे परिवारों के बीच जो वादा है उसे एक तरफ रख भी दें, फिर भी हम अजय का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिर हमारे बड़ों की दोस्ती भी तो बहुत गहरी है। दादाजी और दादी अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे अजय के पास सिर्फ हम दोनों ही हैं। हमें बस इस बात का डर था कि कहीं भविष्य में वह बिल्कुल अकेला न रह जाए। रात काफी हो चुकी थी और लू बहनें अब वापस जाने की तैयारी करने लगी। लू रुयुन की बड़ी बहन ने शायद समझ लिया था कि मेरे और रुयुन के बीच अभी कुछ बातें बाकी हैं। तभी रुयुन की बड़ी बहन बोली, बड़ी बहन मैं पहले कार में जाकर इंतजार करती हूँ, तुम लोग आराम से बात कर लो। मैं अलविदा सिस्टर लो। मैंने रुयुन की ओर देखा। मैंने अपने माता पिता और दादा दादी को पहले ही बता दिया है। अब जब दोनों परिवारों के बड़े इस रिश्ते के बारे में जान चुके हैं तो हम बस आधे मन से डेटिंग नहीं कर सकते। रुयुन, मुझे पता है मैं भी इस रिश्ते को आधे मन से नहीं निभाने वाली। जिन चीजों का मैं फैसला करती हूँ उन्हें मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। मैं तो अब से तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी, जैसे दूसरे कपल्स की तरह हाथ पकड़ना, गले लगना। रुयुन, रुको रुको बस। उसने तुरंत मुझे रोक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। रुयुन, ठीक है, भले ही मैंने कभी डेटिंग नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि कपल्स कैसे बिहेव करते हैं। मैं ठीक है, अब जल्दी से कार में बैठो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन लू रुयुन जाने की जल्दी में नहीं थी। वह थोड़ी झिझकी और फिर बोली, रुयुन, जो दो लड़कियाँ मेरे साथ आई हैं वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उन्हें ये बात पता चल ही जाएगी, तो क्या तुम कल थोड़ा समय निकाल सकते हो ताकि हम सब साथ में खाना खा सकें? मुझे भी सॉन्ग और जेन्सा को सब समझाना है। जब उन्होंने मुझे खाना खिलाया था तब वो बहुत बड़ी बात थी। अब जब मैं डेटिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी उन्हें ट्रीट देनी पड़ेगी। मैं थोड़ा मुस्कुराया। वैसे क्या तुम मेरे दोस्तों से भी मिलना चाहोगी? लू रुयुन ने पलकें झपकाई। रुयुन, क्या तुम्हारे दोस्तों को हमारे साथ खाना खाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं, चिंता मत करो, मेरे दोस्त बहुत इजी गोइंग हैं, सबका मिलना अच्छा रहेगा। रुयुन, ठीक है, तो कल रात अगर तुम्हें कोई रेस्टोरेंट पसंद हो तो मुझे बता देना, मैं सुबह रिजर्वेशन कर दूंगी। उधर सॉन्ग न्यान एक लड़की को गेस्ट हाउस लेकर आई। वह लड़की बहुत सादे और साफ कपड़ों में थी। सॉन्ग न्यान, अजय, मैं किसी को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। मैं, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? सॉन्ग न्यान, ये हमारे घर की हाउसकीपर की दूर की रिश्तेदार है। इसने 2 साल ब्रॉडकास्टिंग में काम किया, लेकिन अब वो काम नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ घूमने और साथ साथ नौकरी ढूंढने आई है। मैं, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम टैन एन है। यहाँ की वर्किंग आवर्स और सैलरी के बारे में मुझे न्यान पहले ही बता चुकी है। टैन एन, मैं सफाई कर सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ, और मैंने 9 साल तक टेक्वांडो की प्रैक्टिस भी की है। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। उसी समय किचन से बाहर आते हुए अंकल ली भी रुक गए। सब लोग कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। अंकल ली, तुम जैसी लड़की अगर किसी बड़े शहर में नौकरी ढूंढे तो यहाँ फ्रंट डेस्क क्लर्क बनने से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकती हो। मैं, सही कहा, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? टैन एन ने हल्की सी मुस्कान दी। टैन एन, जो आपने कहा वही सवाल मैं खुद से भी पूछती हूँ। मुझे पहले कुछ बुरे अनुभव हुए थे, अब मैं बड़े शहर में काम नहीं करना चाहती। मेरी आंटी ने कहा कि मैं कुछ समय यहाँ बिताऊं और अपना मन शांत करूं। टैन एन, इधर उधर देखने के बाद मैंने तय किया कि मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। कल मैंने सॉन्ग न्यान से सुना कि तुम्हें एक फ्रंट डेस्क क्लर्क की जरूरत है, इसलिए मैं कोशिश करना चाहती थी। कोई बात नहीं अगर सैलरी ज्यादा नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ रहने और खाने की सुविधा भी मिलती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं, पहले तुम्हें एक फिजिकल एग्जामिनेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद तुम 3 दिन की ट्रायल पीरियड पर काम कर सकती हो। 3 दिन के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें रखना है या नहीं। टैन एन, मेरे पास हेल्थ सर्टिफिकेट पहले से है, मैंने इसे पिछले हफ्ते ही बनवाया था। असल में मैं पहले से ही यहाँ कोई सिंपल जॉब ढूंढने की सोच रही थी। उसने अपने बैग से अपना ID कार्ड और हेल्थ सर्टिफिकेट निकाला और मुझे दे दिया। मैंने दोनों को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। मैं, ठीक है, पहले मैं तुम्हें यहाँ घुमा देता हूँ ताकि तुम इस जगह से फेमिलियर हो जाओ, फिर तुम्हें सिस्टम इस्तेमाल करना भी सिखा दूंगा। मैं, तुम आज से ही अपना ट्रायल शुरू कर सकती हो। सॉन्ग न्यान, तो फिर अब मेरे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपने यंग मास्टर को ढूंढने जा रही हूँ। मैं, रुको जरा, मैंने उसे आवाज दी। मैं, आज रात हम सब साथ में डिनर करेंगे। सॉन्ग न्यान, हम तीनों? क्या बात है, कुछ बताना है क्या? मैं, हाँ, कुछ बताना है, लेकिन सिर्फ हम 3 नहीं होंगे, और भी 3 लोग आएंगे। बाकी बात तुम्हें बाद में बताऊंगा। सॉन्ग न्यान ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसे लगा कि शायद कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए वह निश्चिंत होकर चली गई। मैं, चलो पहले तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अगर आज समय मिले तो तुम अपना सामान भी यहाँ ले आना। मैंने फ्रंट डेस्क से एक पेन और HR पेपर्स का एक स्टेपल्ड बंडल उठाया और उसे दे दिया। मैं, इसमें कुछ जरूरी गाइडलाइंस लिखी हुई है, फुर्सत में इन्हें पढ़ लेना, ठीक है? मैंने कमरे का दरवाजा खोला और एक तरफ हट गए ताकि वह अंदर जा सके। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक बड़ी खिड़की थी जहाँ से गेस्ट हाउस के बाहर की सड़क साफ दिखाई देती थी। मैं, यही तुम्हारा कमरा है। पहले यहाँ एक लड़का रहता था, लेकिन मैं
मैंने इसे पूरी तरह साफ करवा दिया है। सब कुछ अच्छी तरह से साफ किया गया है। जहाँ तक टॉयलेट, ब्रशिंग, फेस वॉश और शॉवर की बात है, तुम्हें बाहर वाला बाथरूम इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। टैंग एंड ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पुराने शेयर्ड अपार्टमेंट से तो कहीं बेहतर है। मैं वापस फ्रंट डेस्क पर आ गया और उसे सिस्टम इस्तेमाल करना सिखाने लगा। तभी सीढ़ियों की तरफ से शोर सुनाई दिया। एक लड़की, अरे आज मैं गाड़ी चलाऊंगी, चाबियां मुझे दो। दूसरी लड़की, आज का आइटिनरी भी मैंने बनाया है। पहली लड़की, मैं कमाल हूँ। तीसरी आवाज, हाँ तुम सबसे कमाल हो। लू रुयून बस मुस्कुरा रही थी और उन दोनों को देख रही थी। जब वे सीढ़ियों तक पहुंची तो उसने फ्रंट डेस्क की ओर नजर डाली। उसी समय उनकी आवाज सुनकर मैंने भी सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। मैं घूमने जा रही हूँ, नाश्ता कर लिया? चिन आंसी, गुड मॉर्निंग बॉस, हम बाहर जाकर नाश्ता करने वाले थे। हे झाओलू ने मुझे ध्यान से देखा। हे झाओलू, तो ये वही हैंडसम बॉस हैं जिनके बारे में तुम कल बता रही थी। सच में ये तो बहुत हैंडसम है। मैं बाहर क्यों खाना? आज डाइनिंग रूम का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, पहले जाकर देख लो फिर डिसाइड करना। हमारे डाइनिंग रूम का मेन्यू मंडे से संडे तक हर दिन बदलता है। चिन आंसी, चलो, जब बॉस लॉन्ग खुद रिकमेंड कर रहे हैं तो हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। देख लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लू रुयून तुरंत उनके साथ नहीं गई। वह काउंटर के पास आई और मुझसे पूछने लगी, रुयून तुम क्या कर रहे हो? उसने मन ही मन सोचा, अचिन आखिर कितने बजे गेस्ट हाउस आ गया था? इतनी सुबह से काम भी कर रहा है। मैं, ये हमारी नई फ्रंट डेस्क स्टाफ है, मैं इसे काम समझा रहा हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़ी टैंग एन का परिचय करवाया। मैं टैंग एन से, तुम अपना काम जारी रखो, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। काम बहुत सिंपल है, लेकिन तुम्हें जल्दी इसकी आदत डालनी होगी। 1 महीने बाद मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती हो। चलो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से बात हो सके। फिर मैंने पूछा, मैं वैसे तुमने नाश्ता कर लिया? टैंग एन, हाँ मैंने कर लिया। मैं, ठीक है, तो यहाँ बैठकर सब चीजों को अच्छे से समझो। आज से तुम्हारी सैलरी भी शुरू हो गई। इतना कहकर मैं डाइनिंग रूम की ओर चल पड़ा। चिन आंसी, बॉस लॉन्ग, आप भी नाश्ता करने आ रहे हैं? हमारे साथ बैठ जाइए। मैं, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लेकिन तभी मैंने देखा कि दोनों लड़कियां बार बार मेरे और रुयून के बीच देख रही थीं। मैं, क्या हुआ? तुम दोनों हमें ऐसे क्यों देख रही हो? लू रुयून ने दोनों को घूर कर देखा। रुयून, क्या देख रही हो? मैंने कुछ किया भी नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। चिन आंसी को साफ महसूस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे यह सब थोड़ा मजेदार लगा, इसलिए मैंने धीरे से रुयून को छेड़ा। मैं, तुमने अभी तक इन्हें नहीं बताया? रुयून, मौका ही नहीं मिला। उसने सिर उठाया और अपनी दोनों दोस्तों की उलझी हुई नजरों को देखा। रुयून, ठीक है, पहले खाना खाते हैं, बाद में तुम दोनों को सब बता दूंगी। हे झाओलू, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ हम ही लोग क्यों खा रहे हैं? मैं, ज्यादातर टूरिस्ट सुबह 8 बजे से पहले ही नाश्ता करके निकल जाते हैं। कुछ लोग तो सुनरी से देखने के लिए सुबह 6 बजे से पहले ही निकल पड़ते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग बहुत जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। चिन आंसी अचानक उत्साहित हो गई। चिन आंसी, तो इसका मतलब जो आइटिनरी मैंने बनाई है उससे हम टूरिस्ट ग्राउंड से बच जाएंगे। हे झाओलू, मुझे तो लगता है कि तुम बस हमें धूप में घूमने ले जा रही हो, कहीं कोई सुनसान जगह तो नहीं चुन ली? चिन आंसी, हाँ बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, तुम लोग निराश नहीं होगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि लू रुयून लगातार मेरी तरफ देख रही है। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और आखिर मुझे पता चला कि किसी ने गलती से मेरे कपड़ों पर थोड़ा सूप ब्रॉथ गिरा दिया था। मैंने नीचे देखा और पाया कि मेरी टी शर्ट पर थोड़ा सूप ब्रॉथ गिर गया था। शायद अभी अभी किसी ने गलती से इसे गिरा दिया था। रुयून, तुम्हारे कपड़ों पर सूप गिर गया है, क्या तुम जाकर इसे बदल लोगे? मैंने नीचे देखा और मुस्कुराया। मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है, खाना खत्म होने के बाद बदल लूंगा। लेकिन लू रुयून ने भौहें चढ़ा ली। रुयून, नहीं, अगर ये सूख गया तो दाग पड़ जाएगा, तुम जाकर अभी बदल लो। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी, जैसे वह इस बात को लेकर मुझसे भी ज्यादा चिंतित हो। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर सिर हिला दिया। मैं, ठीक है, मैं अभी बदल कर आता हूँ। मैं ऊपर कमरे में चला गया। जैसे ही मैं गया, दोनों लड़कियां तुरंत रुयून के करीब आ गईं। चिन आंसी, सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? हे झाओलू, हाँ, कल रात से तुम दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, और अभी तो तुमने उसकी टी शर्ट पर गिरे हुए सूप की भी इतनी चिंता की। ये नॉर्मल नहीं है। रुयून कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, रुयून, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक उनके मन में एक ही सवाल आया, चिन आंसी, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? रुयून ने धीरे से सिर हिला दिया। रुयून, हाँ। कुछ सेकंड के लिए पूरी जगह शांत हो गई। फिर, हे झाओलू, क्या? चिन आंसी, क्या कहा तुमने? दोनों लगभग अपनी सीटों से उछल पड़ी। चिन आंसी, कल तक तुम सिंगल थी और आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया। हे झाओलू, और वो भी इतना हैंडसम लड़का, तुमने हमसे ये बात छुपाई कैसे? रुयून थोड़ा शर्मिंदा हो गई। रुयून, मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। उसी समय मैं कपड़े बदलकर वापस आ गया। जैसे ही मैंने दोनों के चेहरे देखे, मुझे अंदाजा हो गया कि रुयून ने उन्हें सब बता दिया है। चिन आंसी, बॉस लॉन्ग, नहीं, अब तो हमें आपको ब्रदर इन लॉ बुलाना चाहिए। मैं हंस पड़ा। मैं, इतनी जल्दी भी मत करो। हे झाओलू, नहीं नहीं, पहले हमें पूरी कहानी सुननी होगी। तुम दोनों आखिर मिले कैसे? मैं और रुयून एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। ऐसा लग रहा था कि आज का दिन अब बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाला। हे झाओलू, तो तुम अचानक सिंगल्स मार्केट से बाहर निकल गई, और वो भी इतने हैंडसम लड़के के साथ। कोई हैरानी नहीं, मुझे कल से ही तुम दोनों के बीच कुछ अजीब लग रहा था। चिन आंसी, तो तुम हमारे पीछे पीछे इतना बड़ा काम सीक्रेटली कर रही थी। तुम बहुत तेज निकली, अगर हमारे स्कूल के लड़कों को पता चल गया तो वो रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे। रुयून, मैं तो आज रात तुम लोगों को बताने वाली थी, कौन जानता था कि तुम दोनों इतनी जल्दी पकड़ लोगी।
लगी। हे झाओयू, आज किकीशी फेस्टिवल है। तुम दोनों का पहला किकीशी फेस्टिवल भी है, लेकिन तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताने की बजाय हमारे साथ घूम रही हो, क्यों? लू रुयून सीट पर पीछे झुक गई और खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगी। रुयून, मैं उसके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि आज उसके कुछ काम है, इसलिए मैंने ज्यादा जिद नहीं की और हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अचानक शुरू हुआ है। मुझे खुद को थोड़ा समय देना होगा ताकि मैं इस सब की आदत डाल सकूं। जिन आंसी, सही बात है, ये तुम्हारी पहली डेटिंग है, इसलिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। बस अच्छे से डेट करो, सब ठीक रहेगा। रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस से ज्यादा एटीट्यूड मायने रखता है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा व्यवहार करो बस। रुयून, मैं जानती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहती हूँ। जिन आंसी, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूं? इतना सुनते ही हे झाओयू ने उसे बेरहमी से चिढ़ाया। हे झाओयू, तुम्हारे पिछले 2 रिलेशनशिप्स पूरी तरह फेल हो गए थे और अब तुम रुयून को एडवाइस दोगी? बेहतर होगा कि तुम ऐसा मत करो। जिन आंसी, तो क्या हुआ? ब्रेकअप मेरी वजह से नहीं हुआ था, बस टाइमिंग सही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुरी इंसान हूँ। मेरा मिस्टर राइट कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम लोग आराम से डेटिंग करो, इतना प्यार करो कि बाद में बोलने की ताकत भी न बचे। वैसे भी मैं अभी डेटिंग करने वाली नहीं, मैं तो अभी भी पूरी दुनिया घूमने का प्लान बना रही हूँ। हे झाओयू, हाँ, तुम और तुम्हारे वर्ल्ड टूर के सपने। उधर मैं गाड़ी चलाते हुए रेजिडेंशियल पार्किंग लॉट में पहुंच गया था, तभी मुझे चेनसा का फोन आया। चेनसा न्यान ने बताया कि तुम आज रात हमारे साथ डिनर करने वाले हो। तुमने कहा था कि तुम्हें हमसे कुछ बताना है, क्या हुआ? क्या बात है? मैं हल्का सा हंस पड़ा। मुझे पता था कि तुम लोग चिंता करोगे। असल में मैं खुद भी तुम्हें कॉल करके सब बताने वाला था। मैंने कुछ मिनटों में पूरी बात उसे समझा दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक पूरी चुप्पी रही, फिर अचानक वह शॉक में चिल्लाया, चेनसा, अचेन, तुमने सच में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अचानक चेनसा ने हैरानी से पूछा, चेनसा, अचेन, तुमने सच में उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? जब मैं छोटा था तब मैं जिन सिटी गया था। लियू परिवार के सभी बड़े लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, वे सच में अच्छे लोग हैं और लू रुयून ऐसे परिवार में बड़ी हुई है, तो शायद वह भी बुरी इंसान नहीं होगी। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, एक मैसेज आया। मैसेज, वो बीबीक्यू प्लेस याद है जहाँ हमेशा कम से कम 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है? रुयून ने वहाँ रिजर्वेशन करवा लिया है, चलो वहीं खाना खाते हैं। चेनसा, क्या उसने सच में रिजर्वेशन करा लिया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी इम्प्रेसिव निकली। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से बुकिंग कर लेगी। चेनसा, ठीक है, हम लोग पहले से ही डाउनटाउन में हैं, न्यान के अपार्टमेंट के पास। क्या तुम भी यहाँ आना चाहते हो? मैं नहीं, रहने दो, मैं तुम्हारी डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और आज मेरे कुछ काम भी हैं। चेनसा, सच में नहीं आओगे? मैं अभी फोन रखता हूँ। मैंने सीधे कॉल काट दिया। उधर सॉन्ग न्यान ने कटे हुए कॉल को देखा और हैरानी से कहा, सॉन्ग न्यान, ये ठीक नहीं लग रहा। आज हॉलिडे है, फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय नहीं बिता रहा। चेनसा, हाँ, ये दोनों अपना पहला किकीशी फेस्टिवल भी स्किप कर रहे हैं। सॉन्ग न्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉन्ग न्यान, शायद उन्हें अभी एक दूसरे की आदत डालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। याद है जब हम पहली बार डेटिंग शुरू किए थे, तुम 2 दिन तक मुझसे छिपते फिर रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ ऑकवर्ड लग रहा है। चेनसा, अरे वो अलग बात थी। सॉन्ग न्यान, तो फिर चिंता मत करो, उन दोनों की भी अपनी स्पीड होगी। शाम के लगभग 4 बजे मुझे लू रुयून का मैसेज मिला। मैसेज, हम लोग वापस शहर लौट रहे हैं, 5 बजे से पहले गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। फिर उसने एक और मैसेज भेजा। मैसेज, जब तुम वापस आ जाओ तो गेस्ट हाउस आकर मुझसे मिलना। मैंने फोन बंद किया और गाड़ी गेस्ट हाउस के एंट्रेंस पर पार्क कर दी। तभी मैंने देखा कि सुबह वाली जीवेगा फिर से अपनी पुरानी जगह पर खड़ी थी। टैंजन फ्रंट लॉबी में पोछा लगा रही थी। मुझे वापस आते देख उसने कहा, टैंजन, आज सुबह एक गेस्ट चेकआउट कर गया। वो लड़की की कियाओयू अब उस कमरे में शिफ्ट हो गई है। मैंने सिर हिलाया और ऊपर चला गया। मैंने रूम 302 का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। लू रुयून शायद अभी नहाकर निकली थी, उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे। रुयून, बस मुझे अपने बाल सुखाने हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अंदर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं, क्या ये ठीक रहेगा? रुयून, ऑफ कोर्स, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं देख सकते। वह थोड़ा साइड में हुई और मुझे अंदर आने दिया। कमरा बेहद साफ सुथरा था। टेबल पर एक बड़ा सा ब्लैक नाइट रोजेस का बुके रखा था, साथ में 2 गिफ्ट बॉक्सेस भी थे। लू रुयून ने सबसे पहले फूलों का बुके उठाया। रुयून, आज किची फेस्टिवल है, मुझे तो इसके बारे में तभी पता चला जब तुमने इसका जिक्र किया था। मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी और ये हॉलिडे तुम्हारे साथ बिताऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारे अपने प्लान्स हैं और शायद हम दोनों को एक दूसरे के साथ अकेले समय बिताने की आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने ये बात आगे नहीं बढ़ाई। रुयून, ये फूल मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैं, धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आए। सच कहूँ तो ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इतना बड़ा बुके गिफ्ट किया है। फिर उसने दूसरा गिफ्ट बॉक्स उठाया। रुयून, और ये शर्ट मैंने मॉल में तुम्हारे लिए चुनी है। भले ही तुमने सुबह कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा था कि गलती से मैंने तुम्हारे कपड़ों पर सॉस गिरा दी थी। रुयून, मैंने तुम्हारी हाइट देखकर साइज चुना है, इसलिए शायद ये तुम्हें फिट आएगी। मैंने तो कहा था कि मैं नाराज नहीं हूँ। फिर तुमने मेरे लिए कपड़े क्यों खरीदे? सच तो ये था कि किसी लड़की ने मुझे पहली बार कपड़े गिफ्ट किए थे। रुयून, तुम नाराज नहीं भी होते तब भी मैं खरीदती। इसे किची फेस्टिवल गिफ्ट समझ लो। फिर उसने दूसरे बॉक्स की ओर हाथ बढ़ाया। मैं थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करने लगा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा। सच कहूँ तो मुझे
मुझे पता था कि आज किक्सी फेस्टिवल है। कुछ दिन पहले चेनसा ने मुझसे इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर कल से पहले तक इस तरह के फेस्टिवल्स का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ मेरे कैजुअली इसका जिक्र करने पर वह मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आएगी, और मैं बेवकूफों की तरह सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रुयुन, तो फिर बाद में जब हम मॉल जाएंगे तब तुम मेरे लिए एक गिफ्ट चुन लेना। आखिर ये हमारा पहला किकीशी फेस्टिवल है, एक गिफ्ट मांगना ज्यादा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ गिफ्ट्स लेते रहना और बदले में कुछ न देना, मुझे भी बुरा लगेगा। वैसे इस बॉक्स में क्या है? रुयुन, खोलकर खुद देख लो। तुम पहले देखो, मैं अपने बाल सुखाने जा रही हूँ। वह मुड़ी और बाथरूम में चली गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया और गिफ्ट बॉक्स खोला। अंदर एक कप था। मुझे वो सच में बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैंने बॉक्स पर बनाने को देखा, मैं शौक में अपना मुंह खुला का खुला रह गया। इतना महंगा कप, मैं तो शायद इसमें पानी पीने की हिम्मत भी न करूं। अगर ये खो गया या टूट गया तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। कुछ देर बाद रुयुन अपने बाल सुखाकर वापस आई। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। रुयुन, कप पसंद आया? मैं बहुत पसंद आया, बस ये बहुत महंगा होगा, है ना? मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगा। अगर इसमें एक छोटा सा चिप भी आ गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। यही था किक्सी फेस्टिवल पर रुयुन का मुझे दिया हुआ गिफ्ट, और मुझे लगा अगर मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बाद में उसके लिए भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदूंगा। रुयुन, चले, अब हम बाहर जा सकते हैं। दरवाजा बंद करके जैसे ही हम बाहर निकले, हमारी मुलाकात जिन ANSI से हुई जो अभी बाहर जाने ही वाली थी। सॉन्ग न्यान आंटी फांग, आप आराम कीजिए, हम तीनों उसे छोड़ने चले जाएंगे। आंटी फांग जानती थी कि हम तीनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बड़ों से थोड़ी देर बातें करने के बाद सॉन्ग न्यान ने अपना फोन देखा। उसे चेनसा का मैसेज आया था। हम तीनों ने पहले ही तय कर लिया था कि आज साथ में खाना खाने जाएंगे। हमने बड़ों को बता दिया और फिर निकल पड़े। मैं, तुम ऊपर क्यों नहीं आई? सॉन्ग न्यान, अंकल सॉन्ग और आंटी फांग वहाँ थे। मुझे अंदर जाने में थोड़ी शर्म आ रही थी। चेनसा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? क्या मेरी माँ तुम्हें पहले से ही अपना दामाद नहीं मानती? यह कहते हुए सॉन्ग न्यान ने उसके होठों पर हल्का सा किस कर दिया। मैंने तुरंत अपनी आंखें ढक ली। मैं, अरे यार, तुम दोनों अचानक किस करना शुरू कर देते हो? मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ, थोड़ा तो कंट्रोल कर लिया करो। मेरा चेहरा तक लाल हो गया है। सॉन्ग न्यान, क्या तुम दोनों ने अभी तक किस नहीं किया? हम अभी इतने फेमिलियर नहीं हुए हैं, तुम दोनों जैसे नहीं जो बचपन से साथ बड़े हुए हो। मुझे लग रहा था कि रुयुन के साथ मेरा रिलेशनशिप पहले ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थे। चेनसा ने देखा कि मैं सच में शर्मिंदा हो गया हूँ, इसलिए उसने मुझे छेड़ना बंद कर दिया। चेनसा, अचेन, जिंग सिटी पहुंचकर अपना ख्याल रखना। जब भी हमारे पास समय होगा हम तुमसे मिलने आएंगे, तब तुम्हें हमें शहर घुमाना पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया। मैं, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। जब तुम जिंग सिटी आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। दोनों पक्का। उसी समय बारिश शुरू हो गई। सॉन्ग न्यान और चेनसा मुझे कार से एयरपोर्ट छोड़ने गए। सॉन्ग न्यान, वहाँ जाकर नए दोस्त बना लेना। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें कभी भी कॉल कर देना। सिर्फ इसलिए शर्म मत करना कि हम दूर हैं। मैं, तुम एक बड़े आदमी हो, फिर भी बूढ़ी औरत की तरह इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं, चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जब तक अंतिम बोर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं हुई हम बातें करते रहे। फिर मैं चुपचाप अपना सामान लेकर प्लेन में चढ़ गया। उड़ान भरने से पहले मुझे रुयुन का मैसेज मिला। रुयुन, क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच गए? मैसेज देखकर मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं वेटिंग लाउंज में। रुयुन, ठीक है, मैं एयरपोर्ट एग्जिट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिंगबे एयरपोर्ट के डोमेस्टिक अराइवल्स एग्जिट पर रुयुन चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। करीब 2 घंटे बाद प्लेन आखिरकार जिंग सिटी में लैंड कर गया। जैसे ही मैं अराइवल हॉल से बाहर निकला, मैंने एक परिचित चेहरा देखा। रुयुन भीड़ के बीच खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आसपास से गुजरने वाले कई लोग उसकी तरफ देख रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह मेरे पास आई और मेरा सूटकेस पकड़ने में मदद करने लगी। रुयुन, यात्रा कैसी रही? मैं, सब ठीक था, लेकिन तुम यहाँ मेरा इंतजार करने क्यों आई? रुयुन, क्यों? क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकती? उसके इतने सीधे जवाब से मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा। रुयुन ने मेरा सूटकेस वापस मुझे दे दिया। रुयुन, चलो, मैंने कार पार्क कर दी है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ। हम दोनों पार्किंग लॉट की तरफ चलने लगे। रास्ते में हम दोनों के बीच कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। आखिरकार रुयुन ने चुप्पी तोड़ी। रुयुन, क्या तुम नर्वस हो? मैं, थोड़ा। आखिर ये मेरी पहली बार है जब मैं इतने दूर अकेला रहने जा रहा हूँ। रुयुन मुस्कुराई। रुयुन, चिंता मत करो, मैं भी जिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे अचानक काफी सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद हम पार्किंग लॉट पहुंच गए। रुयुन ने कार अनलॉक की और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। रुयुन, बैठो, आज मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ। मैं हंस पड़ा। मैं, तो क्या मुझे तुम्हें ड्राइवर फी भी देनी पड़ेगी? रुयुन, अगर तुम देना चाहते हो तो बाद में मुझे डिनर खिला देना। मैंने सिर हिलाया। मैं, कार धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। खिड़की के बाहर जिंग सिटी की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही थी। मैंने मन ही मन सोचा,
मेरी नई जिंदगी अब सच में शुरू होने वाली है। कार शहर की सड़कों से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर का नजारा लगातार बदल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल्स, सब कुछ मेरे छोटे शहर से बिल्कुल अलग था। मैं जिन सिटी सच में बहुत बड़ा है। अगर मैं अकेला आता तो शायद रास्ता भी भूल जाता। लू रुयुन हल्के से मुस्कुराई। रुयुन, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और वैसे भी अगर तुम कहीं खो गए तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा। रुयुन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर मैं धीरे से मुस्कुराया। अभी भी मुझे बॉयफ्रेंड शब्द थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद कार जिंग यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आकर रुकी। आज रजिस्ट्रेशन का दिन था, इसलिए कैंपस के बाहर बहुत भीड़ थी। कई स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। कई लोग बड़े बड़े सूटकेसेस लेकर इधर उधर भाग रहे थे। रुयुन, लगता है आज काफी भीड़ है। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ। मैं कोई जरूरत नहीं, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। रुयुन, नहीं, पहली बार यूनिवर्सिटी आना एक बड़ी बात होती है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यह कहकर उसने ट्रंक खोला और मेरा सामान बाहर निकालने लगी। मैं भी कुछ नहीं कह पाया। हम दोनों साथ साथ कैंपस के अंदर चले गए। जैसे ही हम गेट के अंदर पहुंचे, कई सीनियर स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने के लिए खड़े थे। एक सीनियर स्टूडेंट, जूनियर, किस डिपार्टमेंट में हो? मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सीनियर, ओह, तो रजिस्ट्रेशन डेस्क उस तरफ है। उसने अचानक लू रुयुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सीनियर सिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? लू रुयुन मुस्कुराई। रुयुन, मैं अपने बॉयफ्रेंड को रजिस्ट्रेशन कराने लाई हूँ। यह सुनते ही आसपास खड़े कई स्टूडेंट्स चौंक गए। क्या सीनियर सिस्टर लू का बॉयफ्रेंड? हमने तो कभी नहीं सुना कि उनके पास बॉयफ्रेंड है। कुछ ही पलों में आसपास का माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया और मैं बस चुपचाप उनके रिएक्शंस देखता रह गया। जैसे ही लू रुयुन ने कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, आसपास खड़े स्टूडेंट्स की नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। उनके चेहरों पर साफ साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। एक लड़का, तो सीनियर सिस्टर लू का सच में बॉयफ्रेंड है। दूसरा लड़का, मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ अफवाह है। लू रुयुन ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस मेरा सूटकेस पकड़कर आगे बढ़ना जारी रखा। मैं, लगता है तुम यूनिवर्सिटी में काफी फेमस हो। रुयुन, इतनी भी नहीं, बस स्टूडेंट यूनियन की कुछ एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हूँ, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मैं उसके चेहरे के भावों से समझ सकता था कि वह ऐसी रिएक्शंस की आदी हो चुकी थी। हम रजिस्ट्रेशन डेस्क तक पहुंचे। एक सीनियर सिस्टर ने मुस्कुराते हुए मेरा एडमिशन नोटिस लिया। सीनियर सिस्टर, वेलकम टू जिन यूनिवर्सिटी। पहले यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने फॉर्म पर साइन कर दिया। उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स और डोरमेट्री की दे दी। सीनियर सिस्टर, तुम्हारा डोरमेट्री बिल्डिंग साथ में है। ये तुम्हारी रूम की है और ये कैंपस मैप। मैं, धन्यवाद, मैंने डॉक्यूमेंट्स रख लिए। तभी वह सीनियर सिस्टर फिर से लू रुयुन की तरफ देखने लगी। सीनियर सिस्टर लू, क्या ये सच में आपके बॉयफ्रेंड हैं? रुयुन, हाँ, उसने बिना झिझक के जवाब दिया। सीनियर सिस्टर कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सीनियर सिस्टर, जूनियर, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि आसपास खड़े कई लड़कों की नजरें अब मुझ पर बिल्कुल दोस्ताना नहीं थी। मैं धीरे से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अचानक बहुत सारे लोगों का दुश्मन बन गया हूँ। लू रुयुन हंसी नहीं रोक पाई। रुयुन, तुम ज्यादा सोच रहे हो। चलो पहले तुम्हारा सामान डोरमेट्री में रख देते हैं। हम दोनों बिल्डिंग 7 की तरफ चल पड़े। रास्ते में कई स्टूडेंट्स लू रुयुन को ग्रीट कर रहे थे और लगभग हर कोई मुझे उत्सुकता से देख रहा था। आखिरकार हम डोरमेट्री बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। मैंने ऊपर देखा और गहरी सांस ली। मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ अब सच में शुरू होने वाली थी। रुयुन, क्या तुम मुझे देखकर खो गए हो? सीधे मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। मैं, कैमरे की तरफ देखो। लू रुयुन, अपने आप को इतना भी मत समझो, मैं तुम्हें देख ही नहीं रहा था। रुयुन, सच में तुम मुझे नहीं देख रहे थे? अगर मेरे बॉयफ्रेंड मुझे नहीं देख रहे थे तो फिर मुझे कौन देख रहा था? ठीक है, अब छेड़ना बंद करती हूँ। आखिर मुझे समझ आ गया कि लू रुयुन बस मुझे छेड़ रही थी। उसे पता था कि मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर जोर से बोल दिया। हमारे आसपास बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा रहे थे। लू रुयुन एक लड़की के पास गई। रुयुन, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की एक फोटो ले सकती हैं? लड़की ने खुशी खुशी कैमरा ले लिया। रुयुन, ये हमारी पहली बार साथ में बाहर आना है, आखिर हमें एक साथ फोटो तो लेनी चाहिए। फिर उसने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं अभी भी उसकी तरफ देख रहा था और तभी उस लड़की ने एक फोटो ले ली। फिर जब मैं कैमरे की तरफ मुड़ा, उसने एक और फोटो खींच ली। लू रुयुन ने मेरी तरफ देखा। रुयुन, अब अपना सिर घुमाओ और मेरी तरफ देखो। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में मुस्कान तैर रही थी। रुयुन, वह फोटो भी ले रही है, मुस्कुराओ। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके कंधे के चारों ओर रख दिया। फिर हम दोनों ने साथ में कैमरे की तरफ देखा। फोटो लेने वाली लड़की हंस पड़ी। लड़की, तुम दोनों तो सच में सबके सामने अपना प्यार दिखा रहे हो। मैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमें इतनी अच्छी फोटोज मिली। रुयुन, धन्यवाद छोटी बहन, जब तुम्हें समय मिले तो आज की फोटोज मुझे भेज देना, ठीक है? लड़की ने सिर हिलाया। उसके बाद हमने थोड़ी देर और वहाँ का नजारा देखा। पहाड़ से नीचे आने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। मैं, तुम लोग इस बार कितने दिनों के लिए यहाँ रुकोगे? रुयुन, लगभग 1 हफ्ता। हम 10 तारीख को वापस जाएंगे। लू रुयुन ने सूप का एक चम्मच उठाया और उसे विनेगर में डुबो दिया। रुयुन, यहाँ आने से पहले हमारा प्लान था कि हम 1 हफ्ता रुकेंगे, फिर मैं 10 तारीख को अपनी बड़ी बहन के साथ वापस जाऊंगी। हम दोनों खिड़की के पास वाली मेज पर बैठे थे, जहाँ से बाहर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपने दादा दादी के साथ हाइजिंग कर रहा हूँ। मैं वहाँ अपनी आंट के घर कुछ समय के लिए रुकूंगा। जब मैंने उन्हें आज रात कॉल किया
तुम शायद पहले ही घर जा चुकी होगी, है ना? लू रुयुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने एक टिश्यू निकाला और अपने होठों के कोने को साफ किया। रुयुन, तो क्या तुम जिन सिटी लौटने का प्लान बना रहे हो? मैं हाँ, शायद क्लासेस शुरू होने से एक दिन पहले। फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू होने वाली है। मैं 1 सितंबर को जिन सिटी जाने का प्लान बना रहा हूँ। हमने अभी अपने फीलिंग्स एक दूसरे को बताई हैं और अब हमें कुछ समय के लिए अलग होना पड़ेगा। लू रुयुन अपने चॉपस्टिक्स से सूप डम्पलिंग को धीरे धीरे छेड़ रही थी। रुयुन, तो ऐसा ही होना था, है ना? जब हम वापस गेस्ट हाउस पहुँचे, लू रुयुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुयुन, मैं कल तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। वह थोड़ा उदास लग रही थी। मैं, क्या तुम्हें एक हक चाहिए? मैंने अपने हाथ फैला दिए और उसे गले लगा लिया। उसने मेरे गले में सिर छिपाते हुए धीरे से सिर हिला दिया। रुयुन, हाँ, जब स्कूल शुरू होगा तब फिर मिलेंगे। मेरी समर वेकेशन में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, इसलिए मैं आज यांचेंग लौट आया। जब से मैं और लू रुयुन अलग हुए थे, हम लगातार एक दूसरे को कॉल या टेक्स्ट कर रहे थे। कभी हम रोज होने वाली मजेदार बातें शेयर करते, कभी हम खाने की फोटोज भेजते। धीरे धीरे लू रुयुन मुझे वॉइस मैसेजेस भी भेजने लगी। रुयुन, मैं 1-2 घंटे में एयरपोर्ट जा रही हूँ। कल मैं जिंग सिटी के लिए उड़ान भर रही हूँ। जब मैं पहुँच जाऊँ तो मुझे पिक करने आना। यहाँ तक कि आंटी भी मुझे मैसेज करके अगले दिन उनके घर आने के लिए कह रही थी। आंटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स तैयार किए हैं। मैं स्कूल के लिए जरूरी सामान पैक कर रहा था, तभी दादी ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया। दादी, अजैन, ये तुम्हारी ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है। दादी, मैं घर से दूर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकता। आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रही हैं? दादी, जब तुम घर से दूर रहोगे तो जो चाहो खाना, जो चाहो पीना और जो जरूरत हो वो खरीद लेना। सारे लिविंग एक्सपेंसेस इसमें है। इसे अपने पास रखो, तभी मुझे चैन मिलेगा। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। लेकिन दादी, जब से मैंने गेस्ट हाउस संभाला है, मेरी सारी कमाई मेरे कार्ड में सेव है। जब मैं आंटी के घर गया था, उन्होंने भी कॉलेज में एडमिशन के रिवॉर्ड के तौर पर मुझे एक रेड एनवलप दिया था। मैं बचपन से पैसे बचाता आया हूँ, इसलिए मेरे पास पहले से काफी पैसे हैं। आपको मुझे और पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी ने मेरी बात न की सुनी। उन्होंने सीधे कार्ड मेरे बैग में रख दिया। दादी, जब तुम बाहर रहोगे तो जेब में पैसे होने से इंसान को हिम्मत मिलती है। तुम्हारे दादा और मैं यांचेंग से ज्यादा दूर कभी नहीं गए, लेकिन तुम जिन सिटी जा रहे हो, वहाँ बहुत सारी जगहें होंगी जहाँ तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और रुयुन भी जिन सिटी में ही बड़ी हुई है। दादी, उसके परिवार की कंपनी बहुत बड़ी है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं और उसका सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा है। हमें बस यही चिंता है कि मैंने दादा का हाथ एक तरफ और दादी का हाथ दूसरी तरफ पकड़ लिया। मैं, दादाजी, दादी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मैं बिस्तर से नीचे उतरकर उनके बीच में बैठ गया। अगर मैं उनकी बात नहीं समझ पाता तो मैं सच में बहुत बुरा होता। मैं, अगर वह मुझे इसलिए छोड़ दे कि मैं किसी अमीर परिवार से नहीं आता, तो फिर ये रिलेशनशिप खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपको किन एएनएसआई और हेजायू याद हैं? वे दोनों भी अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे साथ अच्छे दोस्त बन गए। भले ही मैंने रुयुन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि उसे बहुत अच्छी परवरिश मिली है। मुझे यकीन है कि उसके दोस्त भी अच्छे लोग होंगे। जहाँ तक हमारे परिवार की बात है, हम भी कोई बुरे नहीं हैं। जो करना है मैं खुद कर लूंगा। दादाजी और दादी, आप लोग बस मेरा सपोर्ट करते रहिए। चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अक्टूबर हॉलिडे के दौरान मैं आपसे मिलने वापस आ जाऊंगा। दादी, तुम हमेशा से ही समझदार बच्चे रहे हो। हम तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। उसी समय डोरबेल बजने लगी। मैं उठा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर अंकल सॉन्ग और आंट फैंग खड़े थे। अंकल सॉन्ग, अजैन, आंटी फांग ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं। दोनों बुजुर्गों के हाथों में बड़े बड़े बैग्स थे। उनके पीछे सॉन्ग जियोची भी खड़ा था। वह दादा लियू और दादी लोंग का गॉडसन था और उनका इकलौता बेटा था। यह कपल मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, खासकर मेरे पिता के गुजर जाने के बाद। आंटी फांग, हमें पता चला कि तुम कल जिंग सिटी जा रहे हो। हमने तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। तुम इतने पोलाइट हो, फिर भी मिलने आने पर हर बार हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आते हो। दादी लोग मुस्कुराई। दादी, तुम लोग बहुत थॉटफुल हो। एचएन के पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े और जूते हैं। मैंने तो उसके लिए सब कुछ खरीद रखा है। मेरे पास पहले से ही उसके लिए इतने कपड़े हैं कि वो पहन कर थक जाए। तुम लोगों को उसके लिए और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मैं, हाँ, सही कहा। फिर मैं कल एयरपोर्ट तक टैक्सी ले लूंगा। वैसे भी मैं फ्री हूँ। माँ, मैं पहले ही से बात कर चुका हूँ कि हम तीनों जारी। आंटी फांग, तुम लोग कल साथ में खाना खाने वाले थे, है ना? तो फिर आज क्यों नहीं चले गए? मैं, अंकल सॉन और आंटी फांग भी वहाँ थे। मुझे लगा कि बीच में जाना ठीक नहीं होगा। आंटी फांग हंस पड़ी। आंटी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या अब तुम मेरे दामाद जैसे नहीं हो गए? यह कहते हुए सॉन्ग न्यान ने चेनसा के गाल पर एक किस भी कर दिया। मैंने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। मैं, अरे तुम दोनों अचानक क्या कर रहे हो? मैं अभी भी यही खड़ा हूँ। थोड़ा तो कंट्रोल कर लो। मेरा चेहरा तो लाल हो गया है। आंटी फांग, तुम दोनों ने अभी तक किस नहीं किया? मैं, हम दोनों अभी नए नए साथ आए हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, जो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हो। सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि मेरा और लू रुयुन का रिलेशनशिप पहले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों, ये मेरी समझ से पूरी तरह बाहर थे। चेनसा ने देखा कि मैं सच में शर्मिंदा हो गया हूँ, इसलिए उसने मुझे और छेड़ना बंद कर दिया। चेनसा, अजैन, जिंग सिटी पहुंचकर अपना ध्यान रखना। जब भी हमारे पास समय होगा हम तुमसे मिलने आएंगे। तब तुम्हें हमें पूरा शहर घुमाना पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया। मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
जब तुम लोग जिन सिटी आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। चेन सा ठीक है, ये पक्का रहा। इतने में बारिश शुरू हो गई। सॉन्ग न्यान न्यान और चेन सा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए साथ गए। सॉन्ग न्यान न्यान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। सिर्फ इसलिए चुप मत रहना कि तुम घर से दूर हो। तुम अब बड़े हो गए हो लेकिन हमारे लिए अभी भी फैमिली जैसे हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं चिंता मत करो, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। जब तक फाइनल बोर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं हुई हम बातें करते रहे। फिर मैं अपना सामान लेकर प्लेन में चढ़ गया। प्लेन के उड़ने से पहले मुझे लू रुयुन का मैसेज मिला। रुयुन, क्या तुम एयरपोर्ट पहुंच गए? मैं मैसेज देखकर मुस्कुरा दिया। मैं वेटिंग लॉन्च में हूँ। रुयुन, ठीक है, मैं जिनवे एयरपोर्ट के डोमेस्टिक अराइवल्स एग्जिट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश अभी भी हो रही थी लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। करीब 2 घंटे बाद प्लेन आखिरकार जिन सिटी पहुंच गया। जैसे ही मैं डोमेस्टिक अराइवल्स एग्जिट से बाहर निकला मैंने भीड़ में एक नजर डाली और फिर मैंने उसे देख लिया। लू रुयुन, वह लोगों की भीड़ के बीच खड़ी थी जैसे सिर्फ मुझे लेने आई हो। उसने मुझे देखते ही हल्के से हाथ हिलाया लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे बगल में किसी लड़की को देख लिया हो। मैं उसके पास जाकर मुस्कुराया। मैं आ गया। लू रुयुन ने पहले मेरे बगल की लड़की को देखा फिर मेरी तरफ। रुयुन के मैं तुरंत समझ गया कि उसने गलत समझ लिया है। मैं हंस पड़ा। मैं, तुम क्या सोच रही हो? हम दोनों सिर्फ प्लेन में साथ बैठे थे। वह भी अभी अभी उतरी है। मेरे बगल में खड़ी लड़की भी मुस्कुरा दी। लड़की, हेलो, आप गलत मत समझिए, मैं और आपके बॉयफ्रेंड अभी अभी मिले हैं। लू रुयुन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। रुयुन, मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा। मैं, सच में? रुयुन, सच में, मैं बस पूछ रही थी। इतना कहकर उसने मेरा सूटकेस पकड़ लिया। रुयुन, चलो पहले बाहर चलते हैं। हम दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। रास्ते में मैं उसे प्लेन की कुछ मजेदार बातें बताने लगा। वह चुपचाप सुनती रही और कभी कभी मुस्कुरा भी देती। पार्किंग लॉट पहुंचने के बाद उसने कार अनलॉक की फिर मेरी तरफ देखकर बोली, रुयुन, मैं तुम्हें पहले डोरमेट्री छोड़ दूंगी, उसके बाद मुझे भी कैंपस वापस जाना है। मैंने सिर हिलाया। मैं, ठीक है। जैसे ही मैं कार में बैठा मैंने खिड़की से बाहर देखा। जिन सिटी, अब ये शहर सिर्फ एक अनजान जगह नहीं रहा था क्योंकि यहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा था। कार धीरे धीरे जिन यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में लू रुयुन अचानक मेरी तरफ देखने लगी। रुयुन, अभी जो लड़की तुम्हारे बगल में थी वह काफी सुंदर थी। मैं हंस पड़ा। मैं, तुम अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही हो? रुयुन, मैं बस कैजुअली पूछ रही हूँ। मैं, उसका और मेरा सच में कोई रिश्ता नहीं है। हम प्लेन में पहली बार मिले थे। उसने सिर्फ मुझसे रास्ते के बारे में कुछ सवाल पूछे थे। लू रुयुन ने धीरे से सिर हिलाया फिर उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसने अचानक कहा, रुयुन, मुझे पता है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। उसकी आवाज बहुत शांत थी लेकिन पता नहीं क्यों उसके ये शब्द सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैं, धन्यवाद। रुयुन, किस बात का? मैं, मुझ पर भरोसा करने के लिए। लू रुयुन हल्के से मुस्कुराई। रुयुन, अगर बॉयफ्रेंड पर भी भरोसा नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी? कुछ देर बाद कार जिंग यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर रुक गई। रुयुन, हम पहुंच गए। मैंने अपना सामान उठाया और कार से नीचे उतर गया लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था उसने मुझे आवाज दी, रुयुन, अचेन। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही फिर धीरे से बोली, रुयुन, यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी तरह एंजॉय करना और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं मुस्कुरा दिया। मैं, ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। लू रुयुन ने सिर हिलाया फिर उसने हाथ हिलाया और कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा उसकी कार को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर मैंने अपना सूटकेस उठाया और कैंपस के अंदर चल पड़ा। मेरी नई जिंदगी अब सच में शुरू हो चुकी थी। आंटी ने पहले से कुछ कपड़ों के टैग्स भी हटवा दिए थे और उन्हें धुलवा दिया था ताकि मैं उन्हें तुरंत पहन सकूं। मैंने दिल से कहा, आंटी, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब किया। सच में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। वो मुस्कुराई और बोली, पगले, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। अगर तुम रुरन के बॉयफ्रेंड भी नहीं होते तब भी मैं तुम्हारी अच्छी केयर करती। मैं भी मुस्कुराकर बोला, थैंक यू आंटी, आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी उसके लिए सॉरी। इसी बीच लू रुयन ने स्टाफ को मेरा सामान रखने के लिए कहा और अपनी माँ से बोली, चेन अभी अभी फ्लाइट से आया है और बाहर काफी पसीना हो गया था, पहले इसे शॉवर लेने दीजिए। आंटी हंसते हुए बोली, ठीक है, बाद में बातें करने के लिए बहुत टाइम है, तुम आराम से अपना सामान सेट कर लो, शॉवर ले लो और फिर नीचे डिनर के लिए आ जाना। मैंने विनम्रता से जवाब दिया, जी आंटी। जाने से पहले जो वेंजिंग लू रुयन को भी अपने साथ बाहर ले गई। लू रुयन ने मुझसे कहा, मेरा रूम 3rd फ्लोर पर है, ठीक तुम्हारे ऊपर, तुम पहले अपना सामान खोल लो। उन दोनों के नीचे जाने के बाद मैं कमरे में अकेला रह गया। मैंने पूरे कमरे को ध्यान से देखा, फिर बैठकर अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मैसेज किया कि मैं सेफली पहुंच गया हूं। उसके बाद सूटकेस से साफ कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने चला गया। मुझे लगा था कि लियो फैमिली के घर आकर मैं बहुत नर्वस और ऑकवर्ड फील करूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके एल्डर्स के साथ बात करते हुए मैं काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। शावर लेने के बाद मैंने बाल सुखाए और नीचे चला गया। जैसे ही मैं पहुंचा, आंटी ने आवाज लगाई, चेन इधर आओ, जल्दी बैठो और खाना खाओ। ये सॉल्टेड एग योक चिकन विंग्स रुयन की फेवरेट है और मेरी स्पेशलिटी भी, जरा टेस्ट करके देखो। मैंने बिना झिझक एक चिकन विंग उठाई और एक बाइट लिया। फौरन मेरी आंखें चमक उठी। आंटी, आपकी कुकिंग तो कमाल की है। तभी लू रुयन मजाक में बोली, इनकी ज्यादा तारीफ मत करो, मॉम ये डिश इतनी बार बनाती हैं कि हम तो खा खा कर ऑलमोस्ट बोर हो चुके हैं। मैं एक पल के लिए चौंक गया। आंटी तुरंत बोली, अरे
शरारती लड़की, कैसी बातें कर रही हो? चेन, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। जो मन करे खाओ, जितना मन करे उतना खाओ। अगर कुछ अच्छा न लगे तो खुलकर बता देना, बस खुशी से खाना। मैं मुस्कुरा दिया। मुझे ये फैमिली डाइनिंग एटमॉस्फेयर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स के हाथ का बना घर का खाना खाने का एहसास ही अलग था। खाना खत्म होने के बाद जू वेंजिंग ने लू रुयन से कहा, रुयन चेन का अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद जू वेंजिंग और लू चेंगशियाओ दोनों अपने काम के लिए घर से निकल गए और मुझे लू रुयन की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। मैंने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए लू रुयन से कहा, तो मैं अपने कमरे में जाकर सामान अनपैक कर लेता हूँ। उसने सिर हिलाया और बोली, हाँ, काम खत्म होने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर लेना, नैप ले लेना, फिर आज दोपहर में तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, साउंड्स गुड। मैं वापस अपने कमरे में गया और सूटकेस से सारे गिफ्ट्स बाहर निकाल लिए। सोचा कि आज रात सबको ये गिफ्ट्स दे दूंगा। बाकी सामान मैंने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि अगले दिन मुझे उसे स्कूल लेकर जाना था। मैं बिस्तर पर लेट गया और करीब 1 घंटे तक सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने कपड़े बदले और नीचे चला गया। एक मेड ने पूछा, चेन, क्या आप यंग मिस को ढूंढ रहे हैं? वो अपने कमरे में है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं ऊपर जाकर उनसे मिल लेता हूँ। तभी मैंने वैंगी को एक ट्रे लेकर ऊपर जाते देखा और पूछा, क्या ये ऊपर ले जा रही हो? उसने कहा, जी हाँ चेन, यंग मिस ने जूस मांगा था और आपके लिए भी एक ग्लास बनवाने को कहा है। मैं अभी ऊपर ही जा रही हूँ। मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। मैंने वैंगी के हाथ से ट्रे ले ली। लू रुयन के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। मैंने हल्के से नॉक किया। अंदर से उसकी आवाज आई, तुम जाग गए, अंदर आ जाओ। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर देखा कि लू रुयन अपने बेडरूम के सोफा पर बैठी थी। वो उठकर मेरे पास आई, ट्रे अपने हाथ में ली और पूछा, अच्छी नींद आई? मैंने हंसते हुए कहा, बहुत आराम से, मुझे नए बिस्तर पर सोने में कभी दिक्कत नहीं होती। लेटते ही नींद आ गई। मैं उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चला गया। ये पहली बार था जब मैं लू रुयन के कमरे में आया था। कमरे का लेआउट लगभग मेरे कमरे जैसा ही था, बस डेकोरेशन अलग थी। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो था कि उसके कमरे में हर तरफ असेंबल्ड लीगो सेट्स रखे हुए थे। मैंने हैरानी से कहा, तुम्हारे पास इतने सारे आउट ऑफ प्रिंट लीगो सेट्स हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मैं खरीदना चाहता था लेकिन कहीं मिले ही नहीं। मेरी बात सुनकर लू रुयन की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, तुम्हें लीगो पसंद है? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे लीगो बनाना बहुत पसंद है। मैं हमेशा पैसे बचाकर उन्हें खरीदता हूँ। मेरी आंखों में साफ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराई, मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट बेस दिखाती हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था लेकिन उसके साथ चल पड़ा। हम दोनों तीसरी मंजिल के ऊपर बने एंटिक में पहुंचे। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। चारों तरफ लीगो ही लीगो थे। एक तरफ डिस्प्ले कैबिनेट्स में असेंबल्ड मॉडल्स सजे हुए थे, जबकि दूसरी तरफ कैबिनेट्स में बॉक्स पैक अनओपन्ड लीगो सेट्स करीने से रखे हुए थे। लू रुयन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी लीगो बहुत पसंद है। हाई स्कूल के सीनियर ईयर में जब स्ट्रेस होता था तो मैं यहीं आकर लीगो बनाती थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी इस हॉबी को नहीं रोका, उल्टा उन्होंने मेरे लिए इतने सारे लीगो खरीद दिए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारी ये हॉबी भी एक जैसी निकलेगी। मेरी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। मैंने चारों तरफ देखा और हैरानी से कहा, यहाँ तो बहुत ज्यादा लीगो हैं। अंकल लू और आंट जो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, ये साफ दिखाई देता है। लू रुयन ने बिना किसी झिझक के मेरी तरफ देखा और बोली, आज से ये जगह सिर्फ मेरी नहीं रही, ये तुम्हारी भी है। वो आगे बोली, मेरे पेरेंट्स आमतौर पर इस कमरे में नहीं आते, कभी कभी सिर्फ मेड सफाई करने आती हैं। अब से तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। जितने भी अनओपन्ड लीगो सेट्स हैं उनमें से जो चाहो बना सकते हो, और अगर असेंबल्ड वाले किसी सेट को पसंद कर लो तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धीरे धीरे भर आया। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? लू रुयन ने मेरा हाथ पकड़कर हल्के से झुलाया और मुस्कुराकर बोली, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए तो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। फिर उसने याद दिलाया, हमने वादा किया था ना कि इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेंगे। हम दोनों डिस्प्ले कैबिनेट्स के सहारे बिछे हुए रग पर बैठ गए। हम एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। लू रुयन ने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप कमरे में फैल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे के चारों ओर रख लिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, रुयन, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरे लिए लीगो बहुत महंगे होते हैं, कुछ आउट ऑफ प्रिंट सेट्स तो पैसे होने पर भी नहीं मिलते, और तुमने अपनी सबसे खास जगह अपना ये छोटा सा सैंक्चुअरी मेरे साथ शेयर कर लिया। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो लू रुयन थोड़ी सी टेंस हो गई। फिर उसने बहुत नरम आवाज में कहा, चेन। ये पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह मेरा नाम लेते सुना था। उसकी आवाज इतनी जेंटल और नेचुरल थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों एक दूसरे की तेज धड़कनों की आवाज तक सुन सकते हो। लू रुयन मीठी सी मुस्कुराई और बोली, मैं हर किसी के साथ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरे दिल में तुम्हारी जगह सबसे अलग है। मेरे इस पहल करके लगाए गए हक से वो बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे कमरे का माहौल और भी करीबियों से भरने लगा। कुछ पल बाद वो सीधी बैठ गई और हल्का सा मुझसे दूर हुई। अचानक उसने झुककर मेरे गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। वो स्पर्श बिल्कुल किसी डरी हुई छोटी सी रैबिट की तरह पल भर का था। मैं हैरानी से वहीं का वहीं रह गया। मेरी आंखें फैल गईं और मुझे महसूस हुआ कि मेरे कानों के सिरे गर्म हो गए हैं। लू रुयन फिर से मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। बाद में जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो सोफा पर बैठा काफी देर तक खोया रहा। मुझे लगा
लगा कि अब से जब भी मैं उस लीगो रूम में जाऊंगा मुझे लूरुयन का वो शर्माया हुआ हल्का सा किस हमेशा याद आएगा। सच में प्यार में पड़ना एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है। तभी बाहर से आवाज आई, चेन, आज रात तुम्हारे अंकल लू और मैं डिनर के लिए घर नहीं आ पाएंगे, तुम और रुयन साथ में खाना खा लेना। मैं कुछ देर कमरे में बैठा रहा, फिर नीचे जाने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसी समय लूरुयन भी अपना हाथ उठाकर नॉक करने ही वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लूरुयन ने खुद ही अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और सिर थोड़ा तिरछा करके मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। फिर उसने कहा, आज मैं तुम्हें पूरे घर का टूर नहीं करा पाऊंगी। अभी ही कियाओलू का कॉल आया था, उसे पता चल गया कि तुम जिन सिटी आ गए हो, इसलिए उसने कहा कि हम सब साथ में डिनर करते हैं। उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, बाद में तो हमारे पास बहुत टाइम होगा। शाम को हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट पहुंचे। मुझे लगा था कि डिनर में सिर्फ एनएसआई और ही झाओलू ही होंगे, लेकिन वहाँ एक और हैंडसम लड़का मौजूद था जिसे मैं नहीं पहचानता था। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं वो ही झाओलू का नया बॉयफ्रेंड तो नहीं। तभी वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आया और बोला, रुयन, कुछ समय पहले सुना था कि तुम रिलेशनशिप में आ गई हो। आज आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा ही दिया। लेकिन बात करते करते वो अचानक रुक गया और मेरी तरफ ध्यान से देखने लगा। फिर बोला, तो यही है तुम्हारा टाइम? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसके रवैये में मेरे लिए साफ हॉस्टिलिटी महसूस हुई। वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था कि मैं काफी अनकंफर्टेबल हो गया। लूरुयन मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, हाँ, मुझे बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड जैसे लड़के ही पसंद हैं। फिर उसने मेरा परिचय कराया। ये मेरे बॉयफ्रेंड लॉन्ग चेन है। उसके बाद मेरी तरफ मुड़कर बोली, और ये मेरे हाई स्कूल क्लासमेट एक्साये दोखाई हैं। एक्साये दोखाई ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए लूरुयन की तरफ देखा और कहा, हम 3 साल तक डेस्कमेट्स रहे और तुम्हारे लिए मैं बस एक हाई स्कूल क्लासमेट हूँ। मैं एक पल के लिए चुप रह गया। हाई स्कूल डेस्कमेट्स। एक्साये दोखाई जिस तरह लूरुयन को देख रहा था, उसकी आंखों में छिपा अफेक्शन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। शायद लूरुयन ने भी महसूस कर लिया कि मेरी उंगलियां हल्की सी कस गई हैं। उसने मेरी तरफ देखा, सब समझ गई और फिर एक्साये दोखाई की तरफ मुड़कर बोली, हाँ, डेस्कमेट्स, सिर्फ डेस्कमेट्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक्साये दोखाई जैसे बात को यहीं खत्म करने के मूड में नहीं था। उसने फिर पूछा, सिर्फ डेस्कमेट्स? लूरुयन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, और क्या होते? बस डेस्कमेट्स ही थे। कुछ पल के लिए माहौल अजीब सा ऑकवर्ड हो गया। मैंने लूरुयन की तरफ देखा और कहा, रुयन, मुझे भूख लगी है। वो तुरंत मुस्कुराकर बोली, ठीक है, चलो खाना खाते हैं। एक्साये दोखाई चुपचाप हमारी इंटरैक्शन देखता रहा। उसकी मुट्ठियां हल्के से भींच गई थी। तभी किसी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, सबको भूख लगी है, जल्दी बैठो और ऑर्डर करते हैं। लॉन्ग चेन, आज तुम्हारा वेलकम डिनर है, इसलिए ऑर्डर तुम ही करो। ट्रीट लूरुयन दे रही है। लूरुयन हंसते हुए बोली, तुम लोग तो हर मौके पर मेरी पॉकेट खाली करवाने की कोशिश करते हो। फिर उसने मेन्यू मेरी तरफ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, जो मन करे वही ऑर्डर करो। लूरुयन ने अपना फोन उठाया और चुपके से ही कियाओलू को मैसेज भेजा, एक्साये दोखाई यहाँ क्यों है? क्या तुमने उसे इनवाइट किया था? थोड़ी ही देर में रिप्लाई आया, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। वो पहले से अपने पेरेंट्स के साथ यही खाना खा रहा था। फिर किसी बात पर उनकी बहस हो गई और वो बाहर निकल आया। तभी हमारी उससे मुलाकात हो गई। जब उसे पता चला कि तुम आने वाली हो तो वो जबरदस्ती हमारे साथ आने की जिद करने लगा। कहने लगा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता है। ये बढ़कर लूरुयन ने सिर उठाकर एक्साये दोखाई को घूरा और फिर दोबारा टाइपिंग करने लगी, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा वो मिलना चाहता है। तुम लोग उसे साथ ले आए। कब से उसकी इतनी बात मानने लगे? कियाओलू ने एक श्रग इमोजी भेजते हुए जवाब दिया, मैंने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन वो खुद ही हमारे पीछे पीछे अंदर आ गया। मैं उसे जबरदस्ती बाहर भी तो नहीं निकाल सकता था। आखिर तुम दोनों 3 साल तक क्लासमेट्स और डेस्कमेट्स रहे हो। ये पढ़कर लूरुयन एकदम स्पीचलेस हो गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ऐसी बेकार की बातें मत करो। क्लासमेट बस क्लासमेट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई खास कैमराडरी नहीं है। मैं उसके साथ 3 साल तक बैठी जरूर थी, लेकिन हमारी बातचीत सिर्फ स्कूल तक ही सीमित थी। स्कूल के बाहर हमारा कभी कोई कांटेक्ट नहीं था। इसी दौरान एक्साये दोखाई भी बैठ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, लॉन्ग चेन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अभी अभी जिन सिटी आए हो तो शायद यहाँ एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही होगी। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ लोकल स्पेशलिटी डिशेस रिकमेंड कर सकता हूँ। मैंने शांति से जवाब दिया, मैं यानचेंग से हूँ, पहले भी जिंग सिटी आ चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ एडजस्ट होने में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी थैंक्स। इतना कहकर मैंने वेटर को कुछ डिशेस बताई और मेन्यू वापस रख दिया। एक्साये दोखाई हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, वैसे क्यों ना आज का बिल मैं पे कर दूं? आखिर मैं बिना बुलाए तुम्हारे डिनर में शामिल हो गया हूँ। लेकिन लूरुयन ने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं, आज मेरे बॉयफ्रेंड के लिए वेलकम डिनर है, इसलिए ट्रीट मैं ही दूंगी। कियाओलू भी हंसते हुए बोला, हाँ, इस बार रुयन ही पे कर देगी, उससे बिल छीनने की कोशिश मत करना। प्राइवेट रूम ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल में सजा हुआ था, खुला, रोशनी से भरा, बेहद एलिगेंट और रिफाइंड। मुझे वो डेकोर काफी पसंद आया। मैंने कैजुअली कुछ फोटोज खींच लिए, सोचते हुए कि डिनर के बाद ये अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को भेजूंगा। तभी बातों बातों में किसी ने कहा, मुझे तो लगा था कि लूरुयन इतनी जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आएगी। उम्मीद नहीं थी कि हम सब में सबसे पहले उसी का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। कि झाओलू मुस्कुराकर बोला, तुम लोग उसे उतना नहीं जानते, वो रिलेशनशिप में आएगी या नहीं ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो खुद क्या चाहती है। जहाँ तक लॉन्ग चेन और उसके साथ होने की बात है, ये तो बचपन में तय हुई अरेंज्ड मैरिज की वजह से हुआ। ये बात सिर्फ हम लोग जानते हैं। फिर उसने आगे कहा, अगर कोई और पूछे तो बस इतना कहना कि तुम दोनों
रिलेशनशिप शुरू हुआ। बाकी डिटेल्स बताने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ये बात पहले बता देते, स्कूल में हमारी क्लास के कितने ही लड़के लू रुयन को पसंद करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कोई और बाजी मार ले जाएगा। मुझे इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं चुपचाप सिर झुकाकर अभी अभी खींची गई फोटोज देखने लगा। तभी लू रुयन ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो? क्या मुझे हर उस इंसान को डेट करना चाहिए जिसे मुझ पर क्रश हो जाए? मैं ऐसी कैजुअल इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। किसी ने जवाब दिया, तुम कैजुअल नहीं हो। फिर अरेंज्ड मैरिज की बात सुनते ही यंकिंग क्यों चली गई थी? और तुमने खुद मुझसे कहा था कि पहले डेटिंग करके देखना चाहती हो। लू रुयन ने शांत स्वर में कहा, उस समय हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। क्या बिना जाने किसी को मौका देना कैजुअल कहलाता है? एक्साए दोघाई ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजेदार जोक सुन लिया हो। अगर तुम कैजुअल नहीं थी तो फिर तुम दोनों की मुलाकात आखिर हुई कैसे? अब लू रुयन साफ तौर पर इरिटेटेड हो चुकी थी। उसने भौहें सिकोड़ कर कहा, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो और मैं तुम्हें हर बात का जवाब क्यों दूं? उसी पल शायद एक्साए दोघाई को एहसास हुआ कि माहौल बिगड़ रहा है। उसने मन ही मन सोचा, ओह लगता है मैंने अभी गलत बात कह दी। क्या चेन नाराज हो गया? इन एएनएसआई को भी महसूस हुआ कि एक्साए दोघाई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। माहौल बदलने के लिए उसने तुरंत कहा, अरे हमेशा रुयन की लव लाइफ की ही बात मत करो, थोड़ा तुम्हारे बारे में भी बात करते हैं। मुझे याद है कि पहले तुम यूजिया के काफी क्लोज थे। क्या तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे? एक्साए दोघाई ने तुरंत इनकार किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम कब क्लोज थे? ऐसे मजाक मत करो। वो अभी हाइचेन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और अब हमारा ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं रहता। बात वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी तुम लोग सोच रहे हो। किसी ने हंसते हुए कहा, सच में? पूरे 3 साल यूजिया लू रुयन के ठीक पीछे बैठती थी। आसपास बैठे सभी लोगों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। एक समय ऐसा भी था जब एक्साए दोघाई बार बार उसी से सवाल पूछने जाता था। दोनों इतने करीब हो गए थे कि सबको लगा था ग्रेजुएशन के बाद इनके बीच कुछ न कुछ जरूर होगा। दूसरे ने कहा, वैसे यूजिया सच में अच्छी लड़की है। अच्छा हुआ बात आगे नहीं बढ़ी। अगर अभी भी उसके दिल में रुयान के लिए फीलिंग्स हैं तो ये बहुत फिक्र बदलने वाला बिहेवियर लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रुयान का पहले से बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इतने में हमारे ऑर्डर किए हुए डिशेस एक एक करके टेबल पर आने लगे। मैंने अपना फोन नीचे रखा और खाना शुरू कर दिया। बाकी लोग आपस में बातें करते रहे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस बीच बीच में कभी कभार बातचीत में शामिल हो जाता था। खाना आधा खत्म होने पर मैं अपनी सीट से उठा और रेस्टरूम की तरफ चला गया। मैं तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ रेस्टरूम थोड़ा दूर है, लेकिन लू रुयन मुझसे एक कदम पहले उठ गई। मैं इसके साथ जाती हूँ। उसे महसूस हो गया था कि मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो मुझे थोड़ा मनाना चाहती थी। एक्साए दोघाई ने हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल दी और वापस बैठ गया। ठीक है, स्कूल में भी लू रुयन हमेशा सबसे अलग और ठंडी पर्सनालिटी वाली थी। वो सबसे दूरी बनाकर रखती थी, खासकर लड़कों से। लेकिन अभी कुछ देर पहले वही लू रुयन मेरे लिए खाना परोस रही थी, मेरा ड्रिंक रिफिल कर रही थी और पूरे ध्यान से मेरा ख्याल रख रही थी। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। लू रुयन सच में बहुत केयरिंग है। मैं तो इसके साथ रेस्टरूम तक जाकर पूछना चाहता था कि ये दोनों आखिर मिले कैसे, लेकिन लू रुयन इसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही, यहाँ तक कि रेस्टरूम तक साथ जा रही है। मैंने कहा, जरूरत नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। वो मुस्कुराकर बोली, चलो मैं रास्ता दिखा देती हूँ। मैंने कहा ना। चलते चलते उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, चेन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें बुरा लगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने कहा था कि तुम किसी के साथ कैजुअली रिलेशनशिप में नहीं आती, तो फिर हमारे बारे में क्या हम भी बस ऐसे ही साथ आ गए? लू रुयन हल्का सा हंसी, ओह बात ये है, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। फिर उसने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने इस बारे में बहुत सोच समझकर फैसला किया था। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे यकीन हुआ कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। ये कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था। मैंने बस हल्के से कहा। फिर मैंने पूछा, तुम 3 साल तक एक्साए दोघाई के साथ डेस्क शेयर करती थी, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता होगा, है ना? लू रुयन ने तुरंत जवाब दिया, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहता था, ऐसी चीजों पर ध्यान देने का टाइम ही कहाँ था। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, चेन क्या तुम जेलस हो? मैंने तुरंत कहा, मैं जेलस नहीं हूँ। जब मैं रेस्टरूम से बाहर निकला, लू रुयन अब भी वहीं मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, इकियाओलू का मैसेज आया है। एक्साए दोघाई चला गया, चलो वापस चलते हैं और थोड़ा और खाना खाते हैं। जब हम प्राइवेट रूम में लौटे तो सबने बिना बोले ही एक्साए दोघाई का जिक्र न करने का फैसला कर लिया। लू रुयन ने मेरी प्लेट में ब्रेस्ट पोर्क का एक टुकड़ा रखा। मैं उसे खा ही रहा था कि उसने मेरे लिए प्यार से रोस्ट डक भी रोल करके रख दी। वो मुस्कुराकर बोली, यहाँ की रोस्ट डक बहुत ऑथेंटिक है। जब उसने देखा कि मुझे वो पसंद आई है तो उसने ये बात मन में याद रख ली। डिनर के बाद घर लौटते समय मैंने सड़क के कुछ फोटोज खींचकर अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को भेज दिए। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा का मैसेज आया, चेन अभी तक बाहर हो, तुम्हारे साथ कोई है ना? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, आज मैं लू रुयन और उसके दोस्तों के साथ डिनर पर गया था। थोड़ा घूमने के बाद अब घर वापस जा रहा हूँ। इतने में मेरा फोन बस उठा। वो ग्रैंडपा की वीडियो कॉल थी। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई। ग्रैंडमा, मेरा फोन बजा। वो ग्रैंडपा की वीडियो कॉल थी। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल उठाई और कहा, ग्रैंडमा ने कार की पीछे वाली सीट देखकर पूछा, मेरे अच्छे पोते अभी तक घर नहीं पहुँचे? मैंने जवाब दिया, हाँ अभी रास्ते में हूँ। रुयन मुझे बाहर घुमाने लाई थी। आप लोग चिंता मत कीजिए। ग्रैंडमा ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है रुयन तुम्हारे साथ है तो हमें भी
सोती रहती है। कल से स्कूल शुरू हो रहा है, घर पहुंचकर जल्दी सो जाना और अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, जी मुझे पता है। हालांकि जिंक सिटी आने से पहले वो लोग मुझे ये बातें कई बार समझा चुके थे, फिर भी एक बार और याद दिलाए बिना खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कुछ देर उनसे बातें की और फिर कॉल खत्म कर दी। थोड़ी देर बाद लूरुयन ने मेरी तरफ देखा और पूछा, आर्चेन प्लाजा में थोड़ा वॉक करना चाहोगे? कार आउटडोर पार्किंग लॉट में रुक चुकी थी। मैंने सोचा कि घर जाकर भी कोई खास काम नहीं है, इसलिए मुस्कुराकर हामी भर दी। रात की ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ चलने लगे। लूरुयन बोली, चलो मैं तुम्हें यहाँ घुमा देती हूँ। मेरे पेरेंट्स डिनर के बाद अक्सर यही वॉक करने आते हैं। फिर हंसते हुए बोली, कहते तो हैं कि खाना डाइजेस्ट करने आते हैं, लेकिन असल में ये बस साथ में अकेले टाइम बिताने का बहाना होता है। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। अंकल लू और आंट जो का रिलेशनशिप सच में बहुत अच्छा है। हम दोनों शांत रास्ते पर धीरे धीरे चलते रहे। पूरे नेबरहुड की लैंडस्केपिंग बेहद खूबसूरत थी। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है। मेरा मन करता है कि मैं भी हर दिन तुम्हारे पेरेंट्स की तरह यहाँ टहलने आऊं। सड़क के किनारे बने ग्रीन बेल्ट्स मौसमी फूलों से भरे हुए थे और इस रास्ते पर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी। चलते चलते लूरुयन ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया। हम दोनों उस पल की छोटी सी खुशी का चुपचाप आनंद लेते रहे। अगली सुबह अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने अपना सामान तैयार किया और नीचे चला गया। डाइनिंग रूम में ज़ू वेंजिंग पहले से मौजूद थी। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और कहा, आओ आर्चेन ब्रेकफास्ट कर लो। मैं हल्के कदमों से नीचे आया। वो बोली, सुबह का नाश्ता अच्छे से करना चाहिए, जल्दी बैठो। आज सुबह मैंने खुद मिनी वॉन्टॉन्स बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, जरूर टेस्ट करना। मैं बैठ गया और विनम्रता से पूछा, अंकल लू और लूरुयन कहाँ हैं? घर के एल्डर्स आए बिना खाना शुरू करना मुझे ठीक नहीं लगता। ज़ू वेंजिंग मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे अंकल लू आज बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, वो थोड़ी देर पहले ही निकल चुके हैं और रुयन शायद अभी तक उठी नहीं है। उसकी चिंता मत करो, तुम पहले आराम से नाश्ता कर लो। फिर उन्होंने कहा, ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद तुम दोनों साथ में स्कूल जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। मैंने विनम्रता से जवाब दिया, जी आंटी धन्यवाद। मेरे सामने रखे मिनी वॉन्टॉन्स से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। उन्हें देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई। इसी बीच लूरुयन सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी आंखों में अभी भी नींद की हल्की सी खुमारी थी। नीचे आते ही उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरी सबसे प्यारी माँ। ज़ू वेंजिंग ने उसकी तरफ देखा और फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, आर्चेन जरा अपने इमेज पर भी ध्यान दिया करो। देखो तुम्हारे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, ऊपर जाकर पहले ठीक कर लो फिर नीचे आना। लूरुयन ने तुरंत शर्माते हुए कहा, मॉम आर्चेन यही बैठा है, कम से कम मेरी थोड़ी इज्जत तो रहने दीजिए। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा वॉन्टॉन्स खा रहा था और उसकी ये प्लेफुल हरकत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत, ठंडी और ग्रेसफुल दिखने वाली लूरुयन अभी अभी नींद से उठने के बाद इतनी लेजी, रिलैक्स्ड और क्यूट लगेगी। उसका ये अलग रूप उसे और भी ज्यादा जीवंत बना रहा था। ज़ू वेंजिंग ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, आर्चेन तुम पहले खाना खत्म कर लो, रुयन तैयार होकर आ जाए, फिर तुम दोनों साथ में जिन यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए निकल जाना। फिर उन्होंने एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए मैंने बैक टू स्कूल गिफ्ट तैयार किया है, खोलकर देखो। कुछ ही देर बाद ज़ू वेंजिंग ने एक मेड को इशारा किया। मेड एक बेहद खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स लेकर आई, जिसे उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। मैंने बॉक्स खोला तो अंदर एक कार की रखी थी। उसके बगल में एक ऐसी वॉच थी जो पहली नजर में ही बेहद महंगी लग रही थी। दोनों चीजें बहुत कीमती थी। मैंने तुरंत कहा, आंटी ये गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे सच में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो मुस्कुराकर बोली, ये तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इतना फॉर्मल मत बनो। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि यांचिंग में तुम्हारे पास अपनी कार है, लेकिन अब जब तुम जिन सिटी में हो तो आने जाने के लिए तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होना जरूरी है। कार अंडरग्राउंड गराज में खड़ी है, समय मिले तो जाकर देख लेना। मैंने कई बार विनम्रता से मना करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी सच्ची भावना के आगे मना नहीं कर पाया। मैंने आभार से कहा, थैंक यू आंटी। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं बोला, एक मिनट रुकिए, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। मैं जल्दी से ऊपर गया और एक लकड़ी का डिब्बा, वुडन बॉक्स लेकर वापस आया। मैंने उसे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये एक मॉडर्न पेंटिंग है जिसे मेरे ग्रैंडपा ने कई सालों से संभाल कर रखा हुआ था। मुझे पता चला कि आपको कैलीग्राफी और पेंटिंग्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर ग्रैंडपा से परमिशन मांगी थी। उन्होंने खुशी खुशी मुझे ये पेंटिंग आपके लिए लाने की इजाजत दे दी। पेंटिंग देखते ही ज़ू वेंजिंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, मैं इस पेंटिंग को बहुत समय से ढूंढ रही थी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा के पास है। वो सच में बहुत उदार इंसान है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रैंडपा को लैंडस्केप पेंटिंग्स ज्यादा पसंद हैं। उनका मानना है कि ये पेंटिंग किसी ऐसे इंसान के पास होनी चाहिए जो इसकी सच में कदर करता हो, इसलिए आपके कलेक्शन में इसका होना सबसे सही रहेगा। ज़ू वेंजिंग खुशी खुशी उस पेंटिंग को हर एंगल से ध्यान से देखने लगी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये गिफ्ट दिल से पसंद आया है। उसी समय पूरी तरह तैयार होकर लूरुयन नीचे आई। ये नजारा देखते ही उसने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या आर्चेन को देखकर आप इतनी खुश हो गई हैं? फिर उसने नकली गुस्से में HMBH किया और बोली, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, लेकिन मुझे देखकर तो आप इतनी बड़ी स्माइल भी नहीं देती। मैं उसकी बात सुनकर बेबस होकर मुस्कुरा दिया। उसकी शरारती हरकत देखकर ज़ू वेंजिंग ने प्यार भरी लेकिन थोड़ी लाचार नजर से उसे देखा और फिर बड़ी सावधानी से पेंटिंग को सुरक्षित रख दिया। ज़ू वेंजिंग ने प्यार भरी लेकिन बेबस नजर से लूरुयन को देखा और कहा, अब
शरारतें बंद करो और जल्दी से नाश्ता खत्म करो, तुम्हें अभी स्कूल के लिए निकलना है। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखकर कहा, तुम दोनों रास्ते में ध्यान रखना, अब मैं भी निकल रही हूँ। थू वेंजिंग के जाने के बाद लूरुयन मेरे सामने बैठ गई, अपने चॉपस्टिक्स उठाए और आराम से ब्रेकफास्ट करने लगी। उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, सुना है कि इस साल चाइनीज लिटरेचर डिपार्टमेंट को बिल्कुल नई डॉर्मेट्री बिल्डिंग मिली है। 4 लोगों के रूम्स हैं, एसी भी है और प्राइवेट बाथरूम भी। कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी कैंपस पहुंचना है। मैं हल्का सा हंस पड़ा। डॉर्म कहीं भाग नहीं जाएगी, आराम से खाना खाओ। वो सिर हिलाकर बोली, ठीक है। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद हम दोनों ऊपर गए और अपना अपना लगेज ले आए। जब हम बाहर निकले तो मैंने एक गिफ्ट बॉक्स उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए लगा कि तुम्हें भी पसंद आएगी। लूरुयन ने बॉक्स लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बॉयफ्रेंड। फिर उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट मेरे रूम में रखा है, आज रात घर लौटने के बाद दूंगी। उसने आगे मुस्कुराते हुए जोड़ा, आज रात डॉर्म में मत रुकना, घर वापस आ जाना। तीसरी मंजिल पर मेरा एक होम थिएटर भी है। हमने अभी तक साथ बैठकर कोई मूवी नहीं देखी, तो आज देखते हैं। मैंने बिना झिझक सिर हिलाकर हामी भर दी। मेरी बात मानते ही उसने खुशी से अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया। उसकी अचानक इतनी नजदीकी से मेरे कानों के सिरे हल्के से गर्म हो गए और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। हम दोनों साथ साथ नीचे उतरे और कुछ ही देर में जिंग यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस नए स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और फ्रेशमैन का स्वागत कर रहे एंथुसियास्टिक सीनियर्स से पूरी तरह भरा हुआ था। चारों तरफ इतनी चहल पहल थी कि पूरा माहौल बेहद जिंदा दिल लग रहा था। लूरुयन ने मेरी तरफ देखकर कहा, जेन तुम पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, मुझे एक फोन कॉल अटेंड करनी है। इतना कहकर वो सड़क किनारे पेड़ की छाया में जाकर बात करने लगी। भीड़ के बीच भी लूरुयन अपनी खूबसूरती और पर्सनालिटी की वजह से अलग ही नजर आ रही थी। कई लोग चुपके चुपके उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ लोग कैंपस की वीडियो बना रहे थे और अनजाने में वो भी उनके फ्रेम में आ गई। इस वजह से उसने आसपास काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं अकेले ही फ्रेशमैन रिसेप्शन डेस्क पर गया और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। एक सीनियर लड़की ने बड़े उत्साह से कहा, हेलो जूनियर, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो? चाहो तो मैं तुम्हें कैंपस घुमा सकती हूँ और यहाँ की जगहों से फेमिलियर भी करा दूँ। मैंने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू सीनियर, लेकिन बाद में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंपस घूम लूंगा। इसके तुरंत बाद स्ट्रीट डांस क्लब की एक सीनियर मेरे पास आई और बोली, हाय जूनियर, हमारे स्ट्रीट डांस क्लब में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है। बात करते करते उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। हालांकि मुझे ऐसे किसी क्लब में शामिल होने का इरादा नहीं था, फिर भी मैंने शिष्टाचार के तौर पर उसका कॉन्टैक्ट रख लिया। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद सीनियर ने मुझे मेरे डॉर्म रूम की और रजिस्ट्रेशन गाइड शीट दे दी। मैंने अपना सामान संभाला और लूरुयन को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरी टक्कर उसी लड़की से हो गई जिससे एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। बेई मोमो, वो भी इस साल जिंग यूनिवर्सिटी में नई स्टूडेंट बनकर आई थी। मुझे देखते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी लूरुयन पर पड़ी, जो अभी भी पेड़ की छाया में फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने लूरुयन को देखा, उसके चेहरे का हल्का सा मुस्कुराता भाव पूरी तरह गायब हो गया। उसकी आंखों में अचानक गहरी उदासी छा गई। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। उसे इस तरह देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। बेई मोमो ने लूरुयन को देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? क्या वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं? कॉलेज की नई जिंदगी तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस धूप से भरे रौनक वाले कैंपस के नीचे अतीत के कुछ छिपे हुए निशान धीरे धीरे सामने आने लगे थे। आखिर ये छुपा हुआ राज आगे चलकर हमारे रिलेशनशिप में कैसी नई हलचल लाएगा?